हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई मन लगा करोगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्जाम्स जो है कि आ ही चुका है। तो जो जिनका कल एग्जाम्स है साइकोलॉजी का और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, किसको लेकर आए हैं? लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि पूरा का पूरा पॉसिबिलिटीज है कि आपके यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लगभग मैंने 35 कह सकते हो प्लस लॉन्ग क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, यही पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से लगभग 90% आपको टकरा जाएंगे। मैं 90% बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर आपके 50 क्वेश्चंस हैं, मान लो 50 क्वेश्चंस हैं, तो लगभग कह सकते हो कि 45 क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूरे के पूरे चांसेस हैं 90% कि यहीं से टकराने हैं, यहीं से फंस जाने हैं। तो पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, तो आज हम इसमें आपको कह सकते हो लॉन्ग के साथ साथ, ठीक है, लॉन्ग से ही शॉर्ट कैसे बनाएं, लॉन्ग से ही शॉर्ट कैसे बनाएं, इसे भी आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसे भी हम लोग आज देखेंगे। और इसी शॉर्ट से कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये कह सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से आपके शॉर्ट्स भी निकल जाते हैं और यहीं से आपके कह सकते हो लॉन्ग, माफ करना, ऑब्जेक्टिव भी निकल जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सामवेगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्या कर रहा है? सामवेगिक रूप से कह रहा है। अब सामवेगिक रूप से यानी खुद से हम लोग बात कर रहे हैं, जनरली बात करते क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर देखते हैं, इसको कुछ निम्नलिखित विशेषताओं में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला आपका हो गया आत्म, कह सकते हो कि जागरूकता। आत्म जागरूकता कहते ना भैया कि आप खुद से क्या करो, आप खुद से कह सकते हो कि सेल्फ अवेयरनेस की बात करो, खुद से कुछ जानना चाह रहे हो, खुद के विवेक का आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो उसे कहते हैं आत्म जागरूकता कहते हैं। ठीक है, यानी किसी से सीखना नहीं है, बल्कि खुद से क्या करना है, अपने सीखे गए ज्ञान का इस्तेमाल करके क्या करना है, यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट करना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्म जागरूकता कहते हैं। अब आत्म जागरूकता में होता है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें समझना। कहते ना कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ऐसा हुनर है जो औरों में नहीं पाया जाता है। तो अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें समझना, आत्मसमझ और कह सकते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि लाना, और खुद की समझ में और कह सकते हो कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस में क्या करना, और भी ज्यादा वृद्धि लाना। स्वनियंत्रण की अगर बात करें तो अपने भावनाओं और कह सकते हो कि प्रक्रियाओं को क्या करना, नियंत्रित करना। तो स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की बात करते हैं, अपने आप में कैसे कंट्रोल लाओगे, तो कह सकते हो कि अपने भावनाओं को और अपने प्रतिक्रिया यानी जो आपकी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एल्कोहलिक होते हैं, तो वो एल्कोहलिक के अंदर जिस दिन सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, वो एल्कोहल पीना क्या कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है, गलत है। तो पहले खुद के बारे में जानो, खुद क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और फिर उसके बाद कह सकते हो कि उस प्रतिक्रिया को कंट्रोल करो। फिर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचना है। आवेगपूर्ण का मतलब क्या था? उत्तेजित होकर के निर्णय लेना। आवेगपूर्ण का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होकर के निर्णय लेना। कभी भी कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना। तो आवेगपूर्ण का मतलब क्या हो गया? आहोश में आकर के कह सकते हो कि जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेना। इसलिए गुस्से में, क्रोध में लिया गया डिसीजन हमेशा क्या होता है? खराब होता है। निर्णय से क्या करना, बचना है और अनुशासन में रहना है। और क्या करना, अनुशासन में रहना, यानी एक डिसिप्लिन को क्या करना है, मेंटेन करते हुए चलना है। तो ये आपका क्या था? ये था आपका कह सकते हो कि सामूहिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं? तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं आत्म जागरूक होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं? स्वनियंत्रित होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होते हैं? प्रेरणादायक भी, मोटिवेशनल भी होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन यानी मोशन की इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, यानी ये गति को क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी कोई भी काम है अगर आपको मोटिवेट कर दिया जाएगा तो उस काम में क्या होगा? वृद्धि आ जाएगा। उस काम में क्या हो जाएगा? रफ्तार पकड़ लेगा। तो मोटिवेशन का मतलब होता है रफ्तार पकड़ लेना। यानी आप किसी काम को करने में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको अगर मोटिवेट कर दे तो आपका मन ऑटोमेटिक उस काम में लगने लगेगा। जैसे उच्च स्तर की प्रेरणा, उच्च स्तर की प्रेरणा का मतलब क्या हो गया कि हाई लेवल का मोटिवेशन। ठीक है, और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना, और जो आपका टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना। निरंतर विकास और सुधार की चाहत, कंटिन्यू क्या करना है, अपने आप को और भी ज्यादा डेवलप करना है, और जो आपके अंदर कमियां पाई जाती है उसमें सुधार करना है। तो वही करा, निरंतर विकास और सुधार की चाहत। सहानुभूति, एम्पैथी की बात करते हैं तो दूसरों की भावनाओं को क्या करना है, समझना और उनका सम्मान करना। सहानुभूति में क्या था? दूसरे की भावनाओं को समझना। कहते ना कि भाई हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे साथ क्या कष्ट है, ये कष्ट किसी के साथ भी हो सकता है। तो दूसरे की भावनाओं को समझना और उसका सम्मान करना, और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना और दूसरों की सहायता करने की क्षमता की बात करते हैं। अगला क्या है? आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण विवाद का वर्णन करें। आनुवंशिकता बनाम
पर्यावरण विवाद का क्या करे, वर्णन करे। तो आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण विवाद की अगर बात करते हैं तो आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स की बात करते हैं। आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स की बात करते हैं। क्या होता है आनुवंशिकता? अरे भैया, आपका चेहरा देखते हो कि आपके या तो माता पे जाता होगा या तो आपके पिता पे जाता होगा। अगर लड़का है तो पिता पे जाने के चांसेस ज्यादा है, और माता है अगर लड़की है तो माता बजाने के चांसेस ज्यादा है। पिता अगर आपका इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो आप भी बुद्धिमान हो सकते हैं, क्योंकि ये जीन होता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स की बात करते हैं तो आनुवंशिकता का मतलब होता है हमारे गुण, जैसे आंख का रंग हो गया, कद काठी हो गया, बीमारियों की प्रवृत्ति हो गया। कितने लोगों को बीमारी क्या होता है, वो जेनेटिकली होता है। जैसे किसी घर में कैंसर किसी को हुआ तो हो सकता है उसके बच्चों को भी कैंसर हो सकता है, तो ये भी क्या होता है, जेनेटिक होता है। शुगर वगैरह भी देखा जाए तो शुगर वगैरह भी क्या होता है, ये भी कह सकते हो जेनेटिक ही होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आनुवंशिकता का मतलब होता है कि हमारे गुण, जैसे कि आंखों का रंग, कद काठी, बीमारियों की प्रवृत्ति, हमारे माता पिता से क्या होता है, विरासत में मिलता है। ये सब चीजें हमारे माता पिता से क्या होता है, ये सब चीजें हमारे माता पिता से विरासत में हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके माता पिता की आंखें नीली है तो आपकी भी आंखें क्या हो सकती है, नीली हो सकती है। यह संभावना यहाँ पर देखा जाता है। तो इसी तरह कुछ बीमारियां कह सकते हो या तो बुद्धि के भी कुछ क्या होता है, आनुवंशिकता हो सकते हैं। यानी बीमारी भी जेनेटिकली आपके पास आ सकता है और बुद्धि भी। जैसे मान लो किसी की माँ बचपन से ही लंगड़ी है, बचपन से क्या है, वो लंगड़ी है, तो उसकी बेटी लंगड़ी नहीं होगी, लेकिन उसकी बेटी की बेटी लंगड़ी हो सकती है। यानी जो जीन होता है ना, जेनेटिक आनुवंशिकता की बात करते हैं, वो जनरेशन गैप होता है। एक जनरेशन को छोड़कर दूसरे जनरेशन को पकड़ लेता है। ध्यान दीजिएगा, एक जनरेशन को छोड़ के क्या होता है, दूसरे जनरेशन को पकड़ सकता है। ऐसा होता है, जेनेटिक्स होता है। ठीक है, तो जीन कुछ इस टाइप का होता है। अगला बात करते हैं पर्यावरण की। हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण से मतलब होता है आपके चारों ओर का वातावरण। भैया, यहाँ पर्यावरण का मतलब वो पर्यावरण है जो जंगल से है, परिधन आवरण चारों ओर से ढका हुआ। यहाँ पर्यावरण का मतलब है माहौल से है। यहाँ पर्यावरण का मतलब क्या है, माहौल से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर क्वेश्चन कह रहा है ना कि आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण विवाद का वर्णन करें। किस तरीके से आनुवंशिकता और पर्यावरण में डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। तो पर्यावरण का मतलब होता है आपके चारों ओर का वातावरण, जैसे कि आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, समाज हो गया। जीवन के अनुभव आपके विकास को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छे शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपकी पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। माहौल, अगर आपका माहौल चोर उचक्कों का है तो आप कैसा बन सकते हो, चोर बन सकते हो। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बदमाश है, गुंडे हैं, तो आप कैसे हो सकते हो, बदमाश गुंडे हो सकते हो। तो अक्सर यही होता है कि अगर घर में आपके कोई नशा करता है तो आप भी नशा कर सकते हो, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर वही होता है कि अगर आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छे शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपकी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होने की क्या है, पॉसिबिलिटी रहेगा। विवाद आनुवंशिकता कहती है कि हमारे गुण और क्षमताएं मुख्यतः हमारे माता पिता से आती है। विवाद आनुवंशिकता क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे गुण और क्षमताएं मुख्यतः क्या है, हमारे माता पिता से आती है और हमारे डीएनए में क्या होता है, ये छिपा रहता है। तो कहते हैं कितना लोगों का जो नस्ल है वो, माफ करना, कितने लोगों डीएनए में ही क्या है, खराबी है। डीएनए में खराबी का मतलब क्या होता है, ये कह सकते हो कि उसकी नस्ल ही पूरी खराब है। तो पर्यावरण कहते हैं कि हमारा विकास, हमारी शिक्षा, हमारी क्षमताएं हमारे चारों ओर क्या है, वातावरण को बनाए रखती है और शिक्षा अनुभवों से क्या होता है, प्रभावित होती रहती है। यानी जैसा माहौल रहेगा वैसा आप बनोगे। यहाँ पर यही कहने का मतलब पर्यावरण होता है, जैसा माहौल रहेगा वैसा आप क्या हो, वैसा आप बनोगे। ठीक है, अगला पॉइंट कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि गार्डनर द्वारा बताए गए बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये गार्डनर से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जैसे ऊपर जैसे मैंने बताया, तो आपका ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, आपका कहाँ गया, हाँ, आपका जो कह सकते हो कि शॉर्ट्स की अगर बात करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, यहीं से पूछ लेगा क्वेश्चन कि पर्यावरण पर विशेष टिप्पणी करें। ऊपर आनुवंशिकता था, ऊपर कौन सा था, आनुवंशिकता, तो कह देगा आनुवंशिकता पर टिप्पणी करें, आनुवंशिकता पर टिप्पणी करें। और यही दोनों मिला दिए तो देखो क्या बन गया, ये दोनों मिला दिए तो बन गया लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। तो एक एक पॉइंट जो है ना, टू द पॉइंट क्या करना है, मेंशन करते हुए चलते रहना है, याद करते हुए चलते रहना है, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यहां से दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो पर्यावरण समझ गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गार्डनर द्वारा बनाए गए बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आइए बहुबुद्धि सिद्धांत को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि केवल एक ही प्रकार की नहीं होती है। गार्डनर, जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, तो इसमें बहुबुद्धि का मतलब बहुत सारी बुद्धि हो गए। बहुबुद्धि का मतलब क्या हो गया, बहुत से बुद्धि हो गए। ध्यान दीजिएगा,
बहुत से टाइप देखेंगे बुद्धि की हम लोग बात करेंगे। तो गार्टनर ने बताया कि भाई बुद्धि जो होता है ना वो एक टाइप का नहीं होता है। ये सिद्धांत क्या कहता है, केवल एक ही प्रकार का नहीं तो बल्कि यह विभिन्न प्रकार की हो सकती है। गार्डनर ने 8 मुख्य प्रकार के बुद्धियों का कह सकते हो पहचान किया। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में अब ये क्वेश्चन पूछेगा, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, यही हो गया आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, हाँ जी ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा सर नाम नहीं ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? अरे पगला रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा, अभी एग्जाम का टाइम है ना, तो आप लोग ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अमन शेख हो गए, ठीक है, हाँ हाँ संगीता, चलो चलो ठीक है, रुखसार प्रवीण, अरे ठीक है भैया सबको देख रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर पूरा अच्छे से समझना है कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे बन जाएगा, गार्डनर का अनुसार अगर देखा जाता है बहुबुद्धि सिद्धांत कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं, ये आपका देखो शॉर्ट्स क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। शाब्दिक भाषी बुद्धि, पहला क्या देखते हैं, 8 प्रकार का देखेंगे। तो पहला क्या है, शाब्दिक भाषी बुद्धि परिचय। अब शाब्दिक भाषी कहते हैं इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन कह सकते हो जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार ये सब बनते हैं। तो शाब्दिक भाषी विकास की अगर बात करते हैं तो जिस व्यक्तियों में इसका विकास ज्यादा होता है, यानी शब्दों का और भाषा का, यानी जो शब्द और भाषा पर ज्यादा कमांड करते हैं, वे कह सकते हो कि उनका विकास अगर अधिक होता है तो वे क्या बन सकते हैं, वकील, कवि और पत्रकार। ये तीनों ऐसे होते हैं जो शब्दों के धनी होते हैं, ये अपने शब्दों से तुम्हें फंसा सकते हैं। अगला क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि की बात कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहा है। तो इसमें तार्किक योग्यता खासकर मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वे अकाउंटेंट, बैंकर्स, ठीक है, वे क्या बन सकते हैं, अकाउंटर, बैंकर और साइंटिस्ट आदि ये सब क्या है, बन सकते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं, इसको इधर ले आ देते हैं। अगला बात करते हैं स्थानिक बुद्धि की बात करते हैं। तो अमूर्त तथा अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह मूर्तिकार बनता है, ठीक है, चित्रकार बनता है, आर्किटेक्चर बनता है। स्थानिक बुद्धि में अगर हम लोग बात करें, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि की अगर बात करें तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, अभिनेता, यानी जो एक्टिंग ज्यादा करते हैं, यानी शरीर में अपने गति को क्या कर रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं। तो जब शरीर में गति को ज्यादा बनाएंगे, हाँ जी, तो वो क्या होते हैं, वो अभिनेता बनते हैं, यानी हीरो, अभिनेत्री यानी हीरोइन की हम लोग बात करते हैं, एथलीट्स, डांसर, ये सब क्या होते हैं, बनते हैं। संगीतात्मक की बात करते हैं, यानी म्यूजिक की बात करते हैं, तो बुद्धि में, इस बुद्धि के अंतर्गत कह सकते हो संगीत की बुद्धि अधिक होती है। और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या होता है, सिंगर और इंटरटेनर कह सकते हो, ये सब बनते हैं। और अंतर व्यक्तिक बुद्धि की बात करते हैं, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, कैसे इंटरेक्ट किया जाए, ठीक है, यह पता चलता है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव और कह सकते हो कि प्रवृत्ति समझकर क्या होता है, प्रतिक्रिया देने की योग्यता होती है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब क्या होते हैं, बनते हैं। तो कह सकते हो कि हर बुद्धि का कोई ना कोई क्या है, एक सिम्टम्स जोड़ा गया है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे, माफ करना, सारे क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट्स में आ जाएंगे। तो इस सब को वन लाइनर को क्या करना है, इस सबको याद रखना है, यही आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन बना के देंगे। ठीक है, मैं लॉन्ग पढ़ा रहा हूँ और इसी लॉन्ग से शॉर्ट्स बन जाएंगे और यहीं से क्या बन जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, कितने प्रकार का होता है, किसका प्रतिपादन किसने किया, आपको यहाँ पर बस ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए ये लॉन्ग क्या है, ये लॉन्ग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बेहतरीन मतलब एग्जाम परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेहतरीन है। तो अगर इसको देख लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, सब्जेक्टिव में शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बट मैं अलग से आपको शॉर्ट्स भी करा दूंगा, अलग से आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, बट ये वाला वीडियो कंपलसरी, इसको देखना ही देखना है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हो ना अभी तक, इसको रट जाना है, रट जाना है, एक दिन में चाहे जितना देख लो। सोचो 2 घंटे का वीडियो बना रहे हैं, 2.5 घंटे का, और ये 2 से 2.5 घंटे का जो है आपका वीडियो, ये कह सकते हो कि आपका लगभग 80 से 90% क्वेश्चन बना के दे देगा आपको। इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और इसी में से कह सकते हो कि आपका शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों बन जाएगा। तो क्या चाहिए अब, तो क्वेश्चन आएगा और ये सारा क्वेश्चन हम रखे रहेंगे, आप लोगों को मिलवाएंगे भी, दिखवाएंगे भी कि देखो बच्चा यहाँ से क्वेश्चन क्या है, बना है। अब बात करते हैं अंतः व्यक्ति की बुद्धि की बात करते हैं। इसके हैं
कह सकते हैं खुद के द्वारा साथ इंटरेक्ट किया जाता है, और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या होता है, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। तो भैया जो अंतः व्यक्तिक बुद्धि होता है, और आध्यात्मिक गुरु का जैसे मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, आपके स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ये सब क्या थे, स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है। हाँ, स्वामी विवेकानंद वगैरह ये सभी स्पिरिचुअल गुरु थे, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ये सब आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। प्राकृतिकवादी बुद्धि की बात करें, इस बुद्धि में क्या होता है, तो इस बुद्धि की अगर बात करें तो व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होता है और जानवरों पौधों, ठीक है, जानवरों पौधों धातुओं और कैसे तो प्राकृतिक संसाधनों में लगाव रहता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, किसान बनते हैं, ठीक है, इत्यादि ये सब चीजें बनते हैं। तो भैया किसान बनते हैं, ये सब तो सही है प्रकृतिवादी में, बट अब किसान क्या है, मजबूरी वश बनते हैं लोग, किसान आप क्या है, मजबूरी वश लोग बनते हैं, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से कैसे भिन्न है। अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि से क्या है, कैसे भिन्न है। तो अभिक्षमता का मतलब क्या होता है, तुम्हारी स्टेमिना क्या है, कैपेबिलिटी की बात करते हैं, अभिरुचि की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और बुद्धि से कैसे भिन्न है। तो भैया अभिरुचि क्या होता है, इंटरेस्ट, काम करना। अगर आपका किसी काम को करने में मन लगता है तो वो क्या कहलाता है, आपका अभिरुचि कहलाता है। अगर आपका किसी काम में मन लग रहा है तो वो क्या कहलाता है, अभिरुचि कहलाता है। तो आइए देखते हैं अभिक्षमता अभिरुचि और बुद्धि तीनों अलग अलग मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ठीक है, तीनों क्या अलग अलग वैज्ञानिक अवधारणा है, और जो एक व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं और रुचियों को क्या करता है, दर्शाने का भी क्या करता है, काम करता है। तो अभिक्षमता क्या होता है, और एक एक लाइन का है, यह किसी विशेष कार्य या क्षेत्र में व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता या योग्यता को दर्शाता है, यानी स्टेमिना की हम लोग बात करते हैं। किसकी, अगर हम कोई काम मन लगा के कर रहे हैं तो हम उस काम को कितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, यह हमारा क्या बताता है, तो यह हमारा अभिक्षमता बताता है। हम किसी काम को कितना बेहतर कर सकते हैं यह हमारा क्या बताता है, तो यही हमारा अभिक्षमता को दर्शाता है, अभिक्षमता को बताता है, ठीक है। अगला क्या है, अभिरुचि उन गतिविधियों या क्षेत्रों की स्वाभाविक पसंद है जिसमें व्यक्ति रुचि रखता है और आनंद लेता है, ठीक है। यह उन गतिविधियों या क्षेत्रों की स्वाभाविक पसंद है जिन्हें व्यक्ति क्या होता है, रुचि रखता है और क्या करता है, आनंद लेने का काम करता है। बुद्धि की बात करते हैं तो यह मानसिक क्षमता को दर्शाता है जिसमें सीखने की क्षमता, समस्या समाधान और कह सकते हो तर्क शक्ति, जटिलता को बताता है। यानी कोई समस्या का समाधान करना है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप फंस गए हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यह उसकी फंक्शंस वाली चीजों क्या करेगा, बताएगा। अब अगला बात करते हैं संस्कृति उपागम के बारे में लिखिए, क्या है संस्कृति उपागम, ठीक है। तो संस्कृति उपागम की बात करते हैं, मनोविज्ञान अगर पढ़ रहे हो ना तो सबसे ज्यादा आपको संस्कृति दिखेगा। मनोविज्ञान अगर पढ़ रहे हो तो संस्कृति हो गया, मर्यादा हो गया, ठीक है, यही सब ज्यादा दिखेगा। तो संस्कृति उपागम का मतलब होता है कि हाँ, व्यक्तित्व देखा जाए तो हमारा व्यक्तित्व हमारे आसपास की संस्कृति और पर्यावरण से क्या होता बनता है। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पर्सनालिटी है वो कह सकते हो कि किससे बनता है, हमारे संस्कृति से बनता है। भैया आपकी संस्कृति ही आपका पहचान है, ध्यान दीजिएगा, आपकी संस्कृति क्या है, आपका पहचान है, और यह क्या है, संस्कृति और पर्यावरण से बनता है। लोग जिस तरह की जगह में रहते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, उनके आसपास के रीति रिवाज उनके व्यवहार पर क्या करता है, असर भी डालता है। आप लोगों को पता होगा कि आप किस तरीके के माहौल में रह रहे हो, या आपके ऊपर पूरा असर डालता है। पहाड़ों में रहने वाले लोग क्या होते हैं, शिकारी करने माहिर होते हैं, जबकि खेती करने वाले समाज में लोग नियमों का पालन करते हैं और जिम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं। किसी समाज के त्यौहार, खेल, कला और धार्मिक गतिविधियां भी वहां क्या होती हैं, वहां के लोगों के व्यक्तित्व को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। इस तरह से समाज कह सकते हो कि समाज का व्यक्ति अपनी संस्कृति और परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है, अपने व्यक्तित्व को बनाता है, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म क्या है, आत्म की भारतीय अवधारणा और पाश्चात्य अवधारणा बताएं। तो भारतीय अवधारणा बताना आत्म के बारे में, और पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी देश वगैरह है उसके बारे में बताना है। बात समझ में आ रहा है। चलो बात करते हैं आत्म क्या है, आत्म की भारतीय अवधारणा, ठीक है, भारतीय अवधारणा और पाश्चात्य अवधारणा में क्या अंतर है। आइए भारतीय अवधारणा का देखते हैं।
आत्म का मतलब है व्यक्ति की अपनी सोच, ठीक है, अपनी सोच, अनुभव और भावना से है। तो आप क्या सोचते हो, आपका क्या भावना है, ठीक है, और आपका क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, यही होता है आत्मा। व्यक्ति के यह अनुभव और विचार उसे समाज में और व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, परिभाषित करता है। और व्यक्ति का यह अनुभव और विचार उसे समाज में क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, परिभाषित करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय अवधारणा में आत्म, देखा जाए भारतीय अवधारणा में आत्म और दूसरे के बीच सीमा लचीला होता है। भारतीय अवधारणा की अगर बात करें तो इसमें आत्म क्या होता है, आत्म देखा जाए तो दूसरों के बीच की सीमा लचीली होती है, यानी एक समय पर व्यक्ति खुद को पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है। यानी एक समय पर व्यक्ति क्या है, खुद को पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है, और दूसरे समय में वह खुद को सीमित कर लेता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपके परिवार क्या है, आपके परिवार जो है आपके साथ है, और कभी कभी लगता है कि आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है, तो और लोग क्या हो, यानी आपको अकेलापन क्या होता है, महसूस होता है। पश्चात अवधारणा में आत्म दूसरों के बीच की सीमा बहुत स्पष्ट होती है। व्यक्ति खुद को और दूसरों को अलग समझता है। सबसे बेहतरीन देखा जाए तो पश्चात देखने को मिलेगा, ठीक है, जो क्या होता है कि दूसरों से अलग समझता है और इस आधार पर अपने व्यवहार को क्या करता है, संचालित भी करने का काम करता है, ठीक है, इसी व्यवहार पर यह क्या करता है, अपने व्यवहार को संचालित भी करता है। यानी भारतीय संस्कृति में अगर आत्म की हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा संकोची होता है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे यानी पश्चात की अगर बात करें तो ये क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है, फ्रीलांस हम लोग कह सकते हैं। फ्रायड के व्यक्तित्व संरचना का वर्णन करें। देखो फ्रायड का जब भी व्यक्तित्व संरचना आएगा, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी, ठीक है, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, पर्सनालिटी स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इड, ईगो और किसमें किया गया बाबू मेरे, सुपर ईगो में किया गया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर नैतिकता की हम लोग बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता में कौन होता है, तो कह सकते हो कि नैतिकता में सुपर ईगो नैतिकवादी होता है। ईट की बात करें तो ये क्या होता है, उत्तेजक होता है, क्या होता है, ये उत्तेजक होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तित्व को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ईड है, तो ईड क्या होता है, थोड़ा जिद्दी टाइप होता है, यह हमारी आदिम इच्छाओं और जरूरतों से बना होता है, जैसे कि भूख प्यास, हमारी आदिम इच्छा यानी जो चीज हमें कंपलसरी जरूरी है, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, कामुकता हो गया। कामुकता तो समझते हो कि आधी जिंदगी लोगों की कामुकता में ही बीजी है अभी। कामुकता हो गया, यह तुरंत संतुष्टि चाहता है, इमीडिएट, ठीक है, और समाज के नियमों का क्या करता है, ध्यान नहीं रखता है। तो ये तुरंत क्या चाहता है, ये तुरंत कह सकते हो संतुष्टि चाहता है और समाज के नियमों का ध्यान नहीं रखता है। अहम की बात करें, ईगो की बात करें, तो यह ईड की इच्छाओं को वास्तविकता में ढालता है और सोच समझकर काम करता है। ये क्या करता है, ईड की इच्छाओं को वास्तविकता में ढालता है और सोच समझ से क्या करता है, काम करता है। यह समाज के नियमों को ध्यान में भी रखता है। तो ये कह सकते हो कि समाज के नियमों को ध्यान में रखता है। पर अहम की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा क्या था, नैतिकता मूल्यों पर यही क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या, ऑब्जेक्टिव। यही आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी हिस्सा कहलाएगा, ठीक है, बातों समझते ना, यही आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो इसको मेंशन करते हुए चलना, एक एक वर्ड को टू द पॉइंट क्या करना है, देखते हुए चलना है, ठीक है। तो कैसे कि नैतिक मूल्यों और सामाजिक नियमों का क्या करता है, पालन करवाता है। यह हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इड हमारे आंतरिक इच्छाओं पर आधारित है और अहम उसे वास्तविकता में क्या करता है, बदलने की कोशिश भी करता है। और अहम की बात करें तो उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश भी करता है, और पर अहम उसे नैतिकता के दायरे में क्या करता है, रखता भी है। तो कुछ इस तरीके से इन सभी को क्या किया गया है, इन सभी को हम कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्या कर रहा है, व्यक्तित्व को परिभाषित करें यानी पर्सनालिटी को बताएं। व्यक्तित्व को परिभाषित करें यानी पर्सनालिटी को बताने की बात करें। व्यक्तित्व के अध्ययन के कुछ प्रमुख उपागमों का भी क्या करें, को रेखांकित करें। तो बात करते हैं, व्यक्तित्व का मतलब होता है उन विशेष गुणों और तरीकों से है जिनसे कोई व्यक्ति किसी स्थिति में क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। जिनसे कोई व्यक्ति किसी स्थिति में क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए कई सारे उपागम बनाए हैं, और मनोवैज्ञानिक की अगर बात करें तो इसको समझने के लिए बहुत सारे उपागम को क्या किया है, बनाया। जैसे पहला क्या हो गया, तो प्रारूप उपागम हो गया। पहला क्या हो गया, प्रारूप उपागम। तो यह प्रारूप उपागम क्या होता है, तो यह उपागम व्यक्ति के व्यवहार को कुछ खास श्रेणियों में रखकर क्या करता है, व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है, ठीक है।
क्या कह रहा है? व्यवहार को कुछ खास श्रेणियों में रखकर व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करता है कौन? प्रारूप उपागम। प्रारूप उपागम। विशेषक उपागम, उपागम की बात करते हैं यार, वो उपागम बड़ा समझ रहे हो, अगर इसको फास्ट बोलने की कोशिश करो तो बोला नहीं जाता। ठीक है, तो हम बात क्या करें? विशेषक उपागम की बात करते हैं। यह उपागम व्यक्ति के अस्थायी गुणों पर ध्यान देता है। व्यक्ति के अस्थायी गुणों पर ध्यान देता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कितना शर्मीला या मिलनसार है। जैसे कि कोई व्यक्ति कितना शर्मीला या कह सकते हो मिलनसार है। अंतःक्रियात्मक उपागम की अगर बात करें तो यह उपागम कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके आंतरिक गुणों और बाहर कह सकते हो बाहरी परिस्थितियों के मेल से क्या होता है? मेल से बनता है। अगला है दबाव क्या है? स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, दबाव क्या है? हम किसकी बात करते हैं? तो हम कह सकते हो कि स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेस? अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते हो तो उसकी चिंता क्या होती है? स्ट्रेस होता है। वही स्ट्रेस अगर लंबे समय तक बना रह जाए तो वो क्या बन जाता है आपका? कह सकते हो कि डिप्रेशन बन जाता है, अवसाद बन जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो दबाव क्या है, इसके कारणों, लक्षणों और इसे दूर करने के उपाय का भी क्या करें? वर्णन करें। तो दबाव की बात करें तो दबाव का मतलब होता है तनाव। वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थितियों या चुनौतियों का क्या करता है? सामना करता है। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का, चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करते हो तो आप स्ट्रेस फील करते हो और उसे लगता है कि वह इस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। अगर आपको लगेगा कि हम इस स्थिति से निपटने में सक्षम हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बात करते कारण, तो कह सकते हो काम का अधिक बोझ, जैसे स्कूल, नौकरी, परिवार की जिम्मेदारी। ठीक है, ये सब हो गया। फिर क्या है? पारिवारिक और रिश्तों रिश्तों में क्या हो गया? समस्या हो गया, इसकी वजह से दबाव आता है। आर्थिक परेशानियां, आजकल सबसे ज्यादा परेशानियां यही है। आर्थिक परेशानी, सच बताएं, अगर आर्थिक परेशानी आपका सॉल्व हो गया ना तो दुनिया का आपका जो प्रॉब्लम है वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सबसे टफ होता है। ठीक है, स्वास्थ्य समस्या या कह सकते किसी चीज की बीमारी है, और यदि अगर कोई ऐसा बीमारी हो गया जो ठीक नहीं होगा, जो हमेशा मेडिसिन पे ही चलता रहेगा, तब आपके लिए क्या है? वो भी बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि स्वास्थ्य समस्याएं और किसी की बीमारियां भी क्या होती है? इसमें शामिल होती हैं। लक्षण की अगर बात करें तो चिंता, बेचैनी या डर होता है। लक्षण की अगर बात करें तो चिंता, बेचैनी या इसमें डर देखने को मिलता है। सोने में कठिनाई या नींद पूरी ना होना, शरीर में दर्द जैसे सिर दर्द और पेट की समस्याएं, ये सब देखने को मिलता है। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा क्या होता है? ये दोनों आपको देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसी समस्या जिसका समाधान आप करने में सक्षम ना हो, तो ये क्या होता है? ये चिंता का रूप ले सकता है। और आपका चिंता के समय में आपका जो शरीर है ना, वो पूरा एनर्जी ब्रेन को देता है। क्यों? ताकि उस समस्या का समाधान वो व्यक्ति क्या कर सके? अस्थायी तरीके से कर सके। ठीक है, दूर करने के उपाय की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या है दूर करने के उपाय? तो योग और ध्यान, यानी मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग करना फायदेमंद होगा। समय प्रबंधन की बात करते हैं, काम को सही तरीके से समय पर करना तनाव क्या करता है? कम करता है। तनाव क्या करता है? ये ऑटोमेटिक आपका कम कर देगा। ठीक है, व्यायाम की बात करें, नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर क्या होता है? शरीर और मन दोनों को क्या होता है? राहत मिलती है। ठीक है, दोस्तों और परिवारों से क्या होता है? बात करना, अपनी भावनाओं को किसी से साझा करना भी क्या होता है? ये मदद करता है, करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करता है, दबाव के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए और दबाव के प्रभाव, कह सकते हो प्रभाव की भी उदाहरण सहित व्याख्या कर रहे हैं। तो दबाव के संप्रत्यय की बात करते हो, देखो दबाव तो समझ गए हो किसे कहते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई विचार नहीं है कि दबाव किसे कहते हैं। अब मुझे पता है कि आप लोग साइकोलॉजी में फोड़ के आने वाले हो, पूरा सेंटर ही फोड़ के आ जाओगे, मुझे पता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आएगा सब कुछ आपका एकदम रिलेटिव की तरह रहेगा, रिश्तेदार की तरह रहेगा कि अरे इससे तो मिले थे, इससे तो यहाँ मिले थे। ठीक है, तो जैसा मैंने सेंटअप का क्वेश्चन देखा, जैसा कि अर्धवार्षिक पेपर का मैंने क्वेश्चन देखा, अगर वैसा क्वेश्चन है ना तो मुझे लगता है कि आप लोग 90 से 95 क्वेश्चन, मतलब 90 से 95 मार्क्स क्या करोगे? 100% ही लेके ही आओगे। और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया? ये सारे क्वेश्चन को भी सेट कर दिया है। तो ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से इसको क्या करना है? आराम से देखना है, पढ़ना है। तो बात कर दबाव का संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए और दबाव के प्रभाव का उदाहरण सहित क्या करें? व्याख्या करें। तो क्या है दबाव का संप्रत्यय? तो बात करते हैं, दबाव का संप्रत्यय यह बताता है कि व्यक्ति किस तरह से बाहरी परिस्थितियों, ठीक है, बाहरी परिस्थितियों और घटनाओं का सामना करता है।
देखो संपर्क की बात कर रहे थे, व्यक्ति किस तरीके से बाहरी परिस्थितियों का और घटनाओं का सामना करता है, वो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से क्या होता है, व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो जैसे आप लोग बाहर गए पढ़ने के लिए गए, मान लो, ठीक है, कभी बाहर शहर में गए नहीं थे पढ़ने के लिए, और आप चले गए बाहर, क्या पढ़ने के लिए चले गए। तो जब बाहर आप पढ़ने के लिए जाते हो तो वहां पर क्या होता है, तो आपका जो मानसिक दबाव, मतलब किस तरीके से आप मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हो, ठीक है, मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हो, यह सारा चीज दिखाया गया है। दबाव के प्रभाव की अगर बात करें तो शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है। दबाव के प्रभाव की अगर बात करें तो ये शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे सिर दर्द, पेट में दर्द, ठीक है, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं क्या हो सकती हैं, यहाँ पर हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जब कोई छात्र परीक्षा के दौरान अत्यधिक दबाव महसूस करता है, जब कोई छात्र परीक्षा के दौरान क्या होता है, अत्यधिक दबाव महसूस करता है, तो उसे सिर दर्द और बेचैनी हो सकती है, जैसा कि अभी आप लोग का हो रहा होगा, जैसा कि अभी आप लोग का सिर दर्द तो हो ही रहा होगा, ठीक है। मानसिक प्रभाव की बात करते हैं तो चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। मेंटल कंडीशन कैसे पता चलेगा कि आप दबाव में हो, तो आपको अंदर गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ाए से रहोगे। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी में असुरक्षित जब महसूस होता है तो उससे चिंता और तनाव क्या है, उसे हो सकता है। भावनात्मक प्रभाव की अगर बात करते हैं तो व्यक्ति गुस्सैल, उदास और अकेला महसूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो पारिवारिक विवाद के कारण व्यक्ति भावनात्मक रूप से क्या होता है, टूटा हुआ महसूस करता है, ठीक है। दबाव के GAS गैस मॉडल को बताएं। भैया गैस मॉडल मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया होगा कि इसको हंस शैली ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार का होता है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा यहीं से बनता है, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया, प्लस आपका शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बाबू मेरे, तो सबसे ज्यादा यहीं से बनता है। तो गैस विधि की बात करते हैं तो GAS का फुल फॉर्म ही पूछता है, जैसे जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम की बात करते हैं, जैसे जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा खासा आपका बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन क्या होता है, आपका अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है। चलिए कुरैशी इधर आओ, तो ये ऑन सही है ना, ठीक है, पी पी कर रहा था अभी। तो गैस मॉडल में देखा जाए तो कितने प्रकार में डिवाइड किया गया, 3 प्रकार में डिवाइड किया गया। पहला वार्निंग मिलता है, कोई भी देखो, सबसे पहले तो यह समझना बाबू कि गैस बना किसके लिए, तनाव के लिए बना था। किसके लिए, तनाव। तनाव किस तरीके से आपको जिंदगी में आता है, खलबली मचाता है, तो ये वो बता रहा है। दूसरा, तनाव को कैसे रोका जाए उसको बताएगा। और अगर आप तनाव को रोकने में सक्षम नहीं हो पाते हो तो आपका दिमाग वहां पर होता है हैंग, और आप चले जाते हो परिश्रांति में कि अब मुझसे ना हो पाएगा। तो ऐसा कंडीशन आपके साथ क्या होता है, बन जाता है। तो गैस विधि की अगर बात करें तो जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम मॉडल यह बताता है कि जब हम किसी तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले चेतावनी आपको वार्निंग देता है, कोई भी समस्या आपको वार्निंग देता है कि मैं आ रहा हूं, तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, इसमें वो बताया गया है। दूसरा, प्रतिरोध की अगर बात करें तो प्रतिरोध क्या करता है, उस समस्या को रोकने की कोशिश करता है। और तीसरा, थकान चरण की बात करें, जब व्यक्ति समस्या को नहीं रोक पाता है, कंटिन्यू वो समस्या बना रह जाता है, तो किस में आ जाता है, थकान के चरण में, यानी इसको परिश्रांति। देखो यहाँ थकान लिखा ना, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट क्या होगा, यहाँ परफेक्ट होगा परिश्रांति होगा, ठीक है बाबू मेरे। क्या हो जाएगा, यहाँ परफेक्ट अगर देखा जाए तो परिश्रांति का रूप होगा, परिश्रांति का क्या होता है, कारण बन जाता है। अगला क्या है, दुर्भीति के प्रमुख प्रकारों के लक्षण के मुख्य प्रकार, ठीक है, दुर्भीति के प्रमुख प्रकारों के लक्षण, यानी फोबिया के बारे में पूछ रहा है कि फोबिया क्या है। फोबिया समझते हैं कि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में आपको डर लगना, किसी भी चीज में अधिकता से ज्यादा क्या होना, अधिकता से ज्यादा आपको डर का महसूस होना, जब डर आपको ज्यादा लगता है। दुर्भीति यानी फोबिया एक ऐसी मानसिक डर है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति से बहुत ज्यादा डरता है। तो जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज से आपके अंदर डर बैठ जाना है, जबकि वह चीज वास्तव में देखा जाए तो उतनी खतरनाक नहीं होती है। अब इस फोबिया को भी, दुर्भीति को भी 3 प्रकार में बांटा गया। तो ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे ही बनेगा कि फोबिया कितने प्रकार में बांटा गया है, तो 3 प्रकार में बांटा जाता है। विशिष्ट दुर्भीति, यहाँ दरभीति लिखा लेकिन दुर्भीति होगा, तो विशिष्ट दुर्भीति यानी स्पेसिफिक फोबिया हो गया। दूसरा क्या है, एगोराफोबिया, ठीक है। और तीसरा क्या है, सामाजिक दुर्भीति। बाबू मेरे सबसे ज्यादा एगोराफोबिया से क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव तो गर्दा मचा के पूछता है, यहां से सबसे ज्यादा गर्दा यहीं से मचता है क्वेश्चन में, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा यही आएगा, एगोराफोबिया। यहां तक कि आपको शॉर्ट्स में भी दे देगा, व्हाट इज एगोराफोबिया, क्या है एगोराफोबिया, ये भी आपको दे देगा। तो
यहाँ पर डरना नहीं है, बिल्कुल इसको आसान भाषा में समझना है। फोबिया का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी चीज या वस्तु से जरूरत से ज्यादा डर लगना, जबकि वो चीज आपके लिए उतना डरावना भी ना हो और उतना नुकसानदायक भी ना हो। जैसे कुत्ते को देखकर डर लगने लगना, तो आपको डर लगता है ना कि कुत्ता आके हमको काट न ले। विशेष दुर्भीति की बात करते हैं, यह किसी खास चीज या परिस्थिति से क्या होती है, बहुत डरने को कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिल्ली से बहुत ज्यादा डरता है तो वो विशेष दुर्भीति है। खून देखकर डर लगता है तो इसे कह सकते हो कि हेमेटोफोबिया कहते हैं। खून देखते ही क्या हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, तो उसे हेमेटोफोबिया कहते हैं। खून देखते ही बेहोश हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई से डर लगना, इसको एक्रोफोबिया कहते हैं। ये जो लाइन पढ़ा रहे ना, इसको पढ़ लेना, यही है। देखना 3 क्वेश्चन यहीं से आएगा, हम अभी बता दे रहे हैं, और मैं क्वेश्चन पेपर भी मिलवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन पकड़ के मिलवाऊंगा कि देखो जो बोले थे वो आया है या नहीं आया है। मैं पूरा टू द पॉइंट उंगली पकड़वा के मिलवाने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए चैलेंज अगर हम कर रहे हैं तो आप भी चैलेंज हमको करना फिर, ठीक है, कि हाँ सर जी जो बोले थे वो क्वेश्चन फंसा ही फंसा है। तो ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी बोल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी रख लेना तुम कि सर जी आप बोले थे कि फंसेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, देख रो 100% वाला एक क्वेश्चन। तो खून देखकर डर लगना, इसे हेमेटोफोबिया कहते हैं। ऊंचाई से डर लगना एक्रोफोबिया कहते हैं। तूफान से डर लगना ब्रॉन्टोनोफोबिया कहते हैं। कुत्ते से डर लगना कह सकते हो साइनोफोबिया कहते हैं, ठीक है। और एगोराफोबिया भीड़ भाड़ वाली जगह से, ये तो देता ही देता है, VVIP है ये। एगोराफोबिया भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगना, ठीक है। फिर क्या है, सामाजिक दुर्भीति की अगर बात करते हैं तो दुर्भीति में क्या होता है, इसमें यानी फोबिया की बात करते हैं, इस फोबिया में व्यक्ति को दूसरों के सामने जाने से, उनसे बात करने से डर लगता है। मतलब ऐसा डर लगेगा कहीं वो हमसे कुछ पूछ ना ले, मेरी बुराई ना कर दे। उसे हमेशा चिंता रहता है कि लोग उससे गलत समझेंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह लोगों से क्या होता है, दूर रहना पसंद करता है। और सार्वजनिक जगह पर जाने से क्या होता है, डर लगता है। तो जिसको सार्वजनिक जगह पर जाने से डर लगता है, जैसे मंदिर हो गया, कोई मेला हो गया, कोई पार्टी फंक्शन हो गया, कोई कमेटी की बैठक वगैरह हो गया, वहां पे जाने से अगर डर लग रहा है तो उसे क्या है, तो सामाजिक दुर्भीति है, ठीक है। अगला है सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में अंतर। भैया सामान्य और असामान्य तो ऐसे ही पता चल जाता है। समाज के बनाए गए नियमों के आधार पर जो काम ना करे वो क्या होता है, असामान्य होता है। और जो सामाजिक पहलुओं और नियमों को लेकर चलता है वो क्या होता है, सामान्य होता है। समझ गए। तो परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना क्या होता है, सामान्य होता है। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना क्या होता है, यह सामान्य व्यक्ति में आता है, ठीक है। तो सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में कुछ खास अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी आइए देखते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, यानी सामान्य व्यक्ति व्यवहार परिस्थिति के अनुसार होता है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार मतलब जैसा समय और स्थिति होती है वह उसी के अनुसार क्या होता है, प्रतिक्रिया करता है। वो व्यक्ति उसी के अनुसार क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। असामान्य व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार क्या होता, नहीं होता है। वह अजीब तरह से क्या करता है, व्यवहार करता है, अजीब तरीके से वो प्रतिक्रिया करेगा। अगला क्या है, संवेगात्मक परिपक्वता की हम लोग बात करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, डर, खुशी, दुख आदि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। असामान्य व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रित कह सकते हो नियंत्रण नहीं रख पाता है। वह जल्दी भावुक या क्या होता है, परेशान हो जाता है। और वो क्या होता है, बहुत जल्दी भावुक और परेशान हो जाता है। तो असामान्य व्यक्ति के अंदर कुछ खासियतें ऐसी होती हैं। औसत लोगों से तुलना करते हैं, यानी जो एवरेज पीपल्स हैं उनसे भी तुलना कर लेते हैं। इसकी क्या है, सामान्य व्यवहार वह होता है जो ज्यादातर लोगों की जैसा होता है, ठीक है, जो क्या होता है, ज्यादातर लोगों के जैसा होता है। सामान्य कह सकते हो, जबकि असामान्य व्यवहार वह होता है जो ज्यादातर लोगों से क्या होता है, अलग होता है। तो सामान्य व्यवहार कह सकते हो कि 100 लोग हैं और जो काम 90 लोग कर रहे हैं वही काम सभी लोग कर रहे हैं, तो समझो कि ये क्या है, ये कह सकते हो सामान्य कहलाएंगे। अब पागल खाने में चले जाओगे तो वहां पर थोड़ी ना, वहां पर तो कह सकते हो सारे के सारे एक ही जैसा काम करते हैं। तो जो कह सकते हो सोसाइटी की अगर बात करें कि 90 लोग अगर 100 लोग में से 90 लोग अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो समझो कि वो सामान्य है। लेकिन जो 10 है वो क्या है, वो असामान्य होंगे। असामान्य 2 टाइप के होते हैं, एक बुद्धि के छोटे होते हैं और एक बुद्धि के धनी होते हैं, ठीक है, ये दोनों होते हैं। मानसिक संतुलन की बात करें तो असामान्य व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहता है, मतलब वह खुद को और अपने विचारों को ठीक से संभाल पाता है। जबकि असामान्य व्यक्ति का मानसिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है और वह अक्सर अपनी मानसिक स्थिति को क्या करता है, खो देता है। और वो देखा जाए तो अपनी मानसिक स्थिति को क्या करता है, खो देता है। समायोजन करने की क्षमता की बात करता है, सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करता है,
सामान्य व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करता है और उन्हें संभालने के लिए क्या करता है, बदलाव भी करता है। असामान्य व्यक्ति जिंदगी की चुनौतियों से सही तरीके से नहीं निपट पाता है और अक्सर क्या रहता है, वो अक्सर देखा जाए तो वो परेशान रहता है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मनोविकलता के लक्षण की आप बात करते हैं, क्या है मनोविकलता? हम बात करते हैं किसकी, मनोविकलता की बात करते हैं। तो मनोविकलता के लक्षण की बात करते हैं, क्या है मनोविकलता? देखो मनोविकलता नाम में क्या लिखा हुआ है कि भैया एक गंभीर मानसिक बीमारी जिसमें रोगी का वास्तविकता से क्या होता है, संबंध टूट जाता है। जैसे संवेगात्मक उदासीन, तो मनोविकलता से यहां से शॉर्ट्स और ऑब्जेक्टिव ये दोनों सबसे ज्यादा बनते हैं। संवेगात्मक उदासीनता क्या होता है, रोगी भावनात्मक रूप से ठंडा या उदासीन हो जाता है। ठीक है, उसे खुशी या दुख का महसूस नहीं होता है, जैसे कि वह भावनाओं से बिल्कुल भी खाली हो चुका हो। मतलब इसके अंदर इमोशंस जो होते हैं ना वो जीरो हो जाते हैं। उसके सामने कोई किसी की हत्या भी कर रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मार भी खा रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विभ्रम की बात करते हैं, हेलुसिनेशन की बात करते हैं। देखो एक होता है भ्रम होना, भ्रम में क्या होता है, जैसे अचानक से रूम में गया और आपको बिस्तर पर सांप दिखा, लेकिन वो क्या था, बेल्ट था। यानी वहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहेगा लेकिन उसकी जगह आपको कुछ और दिख जाएगा, तो वो भ्रम होता है। यानी इसमें वास्तविकता होता है एक, बट वहां पर क्या होता है, आपका वास्तविकता से परे भी कुछ चीज दिखता है। लेकिन विभ्रम में क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर, ऐसा कुछ भी, जैसे रूम में गए अब आपको सांप दिख गया, तो अब ये नहीं कि वहां पे बेल्ट था, बिल्कुल नहीं, वहां कुछ था ही नहीं, लेकिन आपको वो चीज महसूस हो जाए तो वो विभ्रम होता है। तो हेलुसिनेशन बड़ा खतरनाक चीज होता है। हेलुसिनेशन की अगर बात करें तो बहुत ही खतरनाक रहेगा। यानी रोगी को असलियत में ना होते हुए भी चीजें क्या होती हैं, दिखने लगती है। मतलब जो वास्तविकता नहीं रहेगा उसको वो चीज भी क्या होगा, दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या आवाज सुनाई देने लगती है, उन चीजों को सच मानता है जबकि वे केवल उसके दिमाग में ही होता है। व्यामोह की बात करते हैं, डिल्यूजन की बात करके क्या होता है, तो रोगी को लगता है कि उससे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। रोगी को लगता है कि उसे कोई नुकसान पहुंचाना, जैसे आप लोग कभी कभी लगता है ना कि हमारा समाज के लोग हमारा भला चाहता ही नहीं है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो रोगी को लगता है कि लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जबकि रियलिटी में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मानसिक ह्रास की बात करते हैं तो रोगी की मानसिक क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। भैया ह्रास का मतलब क्या होता है, स्टेमिना का कम होना। ह्रास का मतलब क्या होता है, क्षमता का कम होना। ठीक है, तो रोगी की मानसिक क्षमता धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। उसे साधारण बातें भी क्या होती है, समझ में नहीं आती हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे साधारण बातें भी समझ में नहीं आती, जैसे अपना नाम, पता या रोजमर्रा की चीजें हो गई। जैसे अपना नाम हो गया, पता हो गया, या रोजमर्रा की क्या हो गई, चीजें हो गई। मनोविकलता की अगर बात करते हैं कारण क्या हो सकते हैं, तो मनोविकलता के कई कारण हो सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम, जैसे क्या होते हैं, वंशानुक्रम। यह रोग परिवार में आनुवंशिकता कारण से भी हो सकता है, अगर किसी के माता पिता को यह रोग है। अगर देखा जाए तो यह रोग परिवार में क्या होता है, आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है, अगर किसी के माता पिता में क्या है, यह रोग है। तो संतान को भी क्या होता है, ये होने की संभावनाएं इसमें बढ़ जाती हैं। जीवन की असफलताओं की अगर बात करते हैं तो जीवन में बार बार असफल होने या कह सकते हैं कठिनाइयों का सामना करने से भी व्यक्ति इस रोग का क्या होता है, शिकार हो सकता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकास में समस्या की अगर बात करते हैं तो बचपन में यदि मानसिक विकास में कोई समस्या हो तो वह व्यक्ति को इस रोग की ओर ले जा सकता है। ठीक है, और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण की अगर बात करें तो गरीबी, समाज में असफलता और आर्थिक दिक्कतें भी इस रोग के कारण क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराहन विषाद विकृति क्या है। ठीक है, उत्तराहन विषाद विकृति के कारण बताइए क्या है। तो कह सकते हो उत्साह विषाद विकृति का अगर देखा जाए, जिसे अब द्विध्रुवी विकार या कह सकते हो बाइपोलर ऑर्डर भी कहते हैं। तो उत्साह विषाद विकृति जिसको द्विध्रुवी या बाइपोलर भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछा गया टॉप लेवल का सिलेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, बाइपोलर यानी एक पल में एक व्यक्ति के अंदर विषाद भी रहेगा यानी अवसाद भी रहेगा और उन्माद भी रहेगा, यानी बहुत ही ज्यादा उत्तेजन भी रहेगा और कह सकते हो कि टेंशन भी रहेगा। यानी वो अभी हंस रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है, अच्छे से बातें कर रहा है, लेकिन अगले पर क्या हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। तो उसे क्या कहता है, बाइपोलर कहते हैं। तो ये कह सकते हो बाइपोलर क्या होता है, यह वंशानुक्रम हो सकता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, बाइपोल एक होता है एक ध्रुवी, एक होता है द्विध्रुवी। एक ध्रुवी कैसा होता है, एक ध्रुवी कह सकते हो विषादी होता है।
कैसा होता है, विषादी होता है यानी डिप्रेस्ड होता है। द्विध्रुवी कैसा होता है, एक उन्मादी इसमें होता है और एक विषादी दोनों होता है, ठीक है। इसलिए एक ध्रुवी का ऑब्जेक्टिव बनता है और द्विध्रुवी का सब्जेक्टिव बन जाता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है इसका, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। वंशानुक्रम की बात करें, जेनेटिक्स की अगर बात करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करना है, फालतू में बात मत करना आपस में, ठीक है। तो वंशानुक्रम भी जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स क्या होता है कि माता पिता के जो सिम्टम्स है, जो गुण धर्म है, वो आपके अंदर भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। माता पिता की जो क्वालिटी है, जो गुण धर्म है, जो कह सकते सिम्टम्स है, वो आपके अंदर में भी क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यही होता है क्या, जेनेटिक्स होता है। मनोवैज्ञानिक तत्व की अगर बात करें, साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करें, तो मानसिक और कह सकते हैं भावनात्मक कारणों का भी इस प्रकार में योगदान होता है, जैसे पारिवारिक वातावरण, ठीक है। तो यदि बचपन से परिवार में तनावपूर्ण माहौल हो या परिवार में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव हो, तो कह सकते हो कि यह विकार हो सकता है। चिंता की भावना की अगर बात करें, तो लंबे समय तक किसी प्रकार की चिंता या तनाव से गुजरने पर भी यह विकार क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। आत्मसमर्पण की प्रवृत्ति का संतुलन विकास न होना, यानी आत्मसमर्पण और आत्मसम्मान का सही विकास न होने पर भी यह विकार क्या हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपके अंदर क्या हो सकता है। आत्मस्थापना और हीनता की भावना की अगर बात करें, तो यहाँ पे कह सकते सेल्फ एसर्रेशन एंड इन्फेंट्रेटरी की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो क्या होता है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडलर के अनुसार यह विकार तब तक होता है जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को महसूस करता है। यह विकार तब होता है जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों क्या करता है, महसूस करता है, और उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा, और उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है। यह हीनता की भावना व्यक्ति को क्या करता है, मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। और यही हीनता की भावना कह सकते हो कि व्यक्ति को मानसिक रूप से क्या करता है, कमजोर भी बना देता है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। मनोवैज्ञानिक विकास की अगर बात करते हैं, यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करते, तो फ्रायड ने क्या किया था, फ्रायड ने इस विकार को प्रतिगम और कह सकते हो सुपर ईगो, देखो कितना बदतमीज टाइपराइटर है, सुपर हगो लिख दिया है ठीक है, तो सुपर ईगो होगा, तो सुपर ईगो के आधार पर समझाया है। फ्रायड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्यक्ति का मानसिक और लैंगिक विकास क्या है, सही तरीके से नहीं होता है, बल्कि वह द्विध्रुवी विकार के चपेट में आ सकता है। तो फ्रायड सीधा कहता है कि व्यक्ति का जो मानसिक विकास है ना, वो द्विध्रुवी के चपेट में आ सकता है। और द्विध्रुवी जहां लिखा रहेगा वहां समझ लेना, एक विषाद होगा और दूसरा क्या होगा, उन्माद होगा। उन्माद बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होता है, ऊर्जावान होता है, और विषाद क्या होता है, टेंशन से भरा हुआ रहता है, बहुत चिंता में रहता है, ठीक है, उसे बाइपोलर कहते हैं। अगला क्या है, असहाय स्थिति की बात करते हैं, तो जब व्यक्ति अपने आप को किसी परिस्थिति में असहाय महसूस करता है, तो उसे लगता है कि अब उससे कुछ नहीं हो सकता है, और तब वो क्या आता है, तो यह विकार का शिकार हो जाता है। और जब आपको महसूस होगा कि मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इसका शिकार होना तय है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति बार बार असफल होता है, तो उसे लगता है कि वह अब कुछ नहीं कर सकता है, उसे लगता है कि वह अब कुछ नहीं कर सकता है, तो यह भावना उसके मानसिक स्वास्थ्य को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उन्माद की बात करते हैं, तो उन्माद के कारण या गतिकी की बात करते हैं, तो उन्माद एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक तनाव या कह सकते हो कि मानसिक आपात का सामना करता है, और उसकी प्रतिक्रिया अजीब या अत्यधिक होती है। उन्माद के कारणों पर देखा जाए तो कई मनोवैज्ञानिक और चिकित्सकों के क्या हैं, अलग अलग अपने विचार हैं, और जो मुख्य कारण कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे उच्च सुझाव ग्रहणशीलता की हम लोग बात करते हैं, जैसे किसकी बात करते हैं, उच्च सुझाव ग्रहणशीलता की बात करते हैं। तो जिन व्यक्तियों में सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, उनके शरीर के भीतर क्या होता है, ईगो कमजोर होता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के विचारों और रायों से क्या होते हैं, अधिक प्रभावित होते हैं, और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, जिससे उन्हें क्या होता है, हिस्टीरिया हो जाता है, ठीक है। मानसिक आपातकाल की हम लोग बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति को गंभीर मानसिक आपात होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं, माफ करना, ये सब के सब क्या है, आपका शॉर्ट्स क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो बात क्या करता है, मानसिक आपातकाल क्या होता है, इमोशनल ट्रॉमा की बात करते हैं। जब व्यक्ति किसी को गंभीर मानसिक आपात होता है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, प्रेम में निराशा हो जाना, व्यवसाय में असफलता हो जाना, वैवाहिक जीवन में कह सकते हो कि असंतोष हो जाना, तो वह संवेगात्मक तनाव से क्या होता है, अनुभव करता है। यह मानसिक आघात भी होता है, और कह सकते हो कि इसको ईगो को चुनौती देता है, और वह व्यक्ति कह सकते हो उन्माद का शिकार हो जाता है। किशोरावस्था की समस्या की हम लोग बात करते हैं, तो किशोरावस्था में व्यक्ति को सामने कई समस्याएं होती हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक बदलाव की हम लोग बात करते हैं।
जैसे शारीरिक और मानसिक बदलाव की बात करते हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान ठीक से नहीं हो पाता है तो व्यक्ति अपने मानसिक तनाव से बचने के लिए उन्माद के लक्षण को क्या करता है, विकसित करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किशोर को अपनी पहचान स्थापित करने में कठिनाई होती है और अपने मानसिक तनाव को उन्माद के रूप में क्या करता है, वो दिखाता है। अगला क्या है, व्यक्तित्व के लक्षण की बात करते हैं तो उन्माद उन व्यक्तियों में अधिक होता है जिनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी तो क्या, उन्माद की बात करते हैं, एनर्जेटिक की बात करो। बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसमुख होता है, जो व्यक्ति बहुत वाचाल किस्म का होता है, मिलनसार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बहिर्मुखी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कह सकते हो उन्माद ज़्यादा होता है, मतलब ऊर्जा का स्रोत ज़्यादा होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं और जब वे अपने विचारों को वास्तविकता में नहीं बदल पाते हैं तो वे क्या करते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं और उन्माद का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो वह उन्माद के लक्षण उसमें क्या होते हैं, ऑटोमेटिक ही कह सकते हो कि दिखाई देने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो उन्माद के लक्षण उस व्यक्ति में क्या होता है, अपने आप दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, चलो बातें समझ में आ रहा है बाबू? ठीक है, बातें समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। अब अगला बात करते हैं, मानसिक रोगियों की पुनः स्थापना के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया था। पहले इस वर्ड का मतलब समझो कि मानसिक रोगियों की पुनः स्थापना की बात करते हैं, क्या होता है, यानी जो व्यक्ति अब नॉर्मल था, जिसको कह सकते हो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से अब स्वस्थ होने लगता है तो उसको फिर से सोसाइटी में क्या किया जा रहा है, व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं मानसिक रोगियों को पुनः स्थापित की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, यानी उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या किया जाएगा, सामाजिक कौशल दिया जाएगा कि समाज में अब तुमको बेटा रहना कैसे है। ठीक है, समाज में तुम्हें रहना कैसे, तो यहाँ वही दिखाया गया कि इसमें व्यक्ति को क्या करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से बात करना तरीका, दोस्त बनाना, सामाजिक रूप से व्यवहार करना की कला सिखाई जाती है। जैसे किसी पार्टी में कैसे बात करनी है, मतलब पूरा का पूरा माइंड जो इरेज हो गया है, मिट चुका है, अब उसमें फिर से क्या कर रहे हैं, एक कह सकते हो कि टीचिंग स्किल, माफ करना, एक पर्सनालिटी स्किल को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। व्यवहार चिकित्सा की बात करते हैं, हम लोग बात किसी करते हैं, व्यवहार चिकित्सा का। तो व्यवहार चिकित्सा क्या होता है, तो व्यवहार चिकित्सा की बात करते हैं, इसमें व्यक्ति के नकारात्मक या हानिकारक व्यवहार को पहचान कर उसे सकारात्मक और सुरक्षित व्यवहार बदलने की कोशिश की जाती है। ठीक है, समूह चिकित्सा की बात करते हैं, इसमें एक समूह के कई लोग मिलकर अपनी समस्याओं पर क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे अगर किसी को अकेलेपन की समस्या है तो दूसरों लोगों से मिलकर अपनी बातों शेयर करते हैं और सीखता है कि कैसे अकेलापन क्या किया जा सके, दूर किया जा सके, कैसे अकेलापन क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। व्यवसायिक पुनर्वास की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति को किसी काम या नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। व्यवसायिक पुनर्वास की अगर बात करते हैं तो इसमें किसी व्यक्ति को काम के लिए, ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति को किसी काम या नौकरी के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि वह खुद की कमाई कर सके और आत्मनिर्भर क्या हो सके, बन सके। जैसे किसी का कंप्यूटर चलाना सिखाना ताकि वह ऑफिस में काम कर सके। व्यवहार चिकित्सा के गुण की बात करते हैं, गुण और दोष क्या है, तो बात करते हैं कि गुण यानी फायदे की बात करते हैं, सीधा असर, यानी यह थेरेपी सीधे व्यक्ति को क्या करता है, व्यवहार करने पर, काम करने पर मजबूर करता है। जैसे कि अगर किसी को किसी चीज से डर लगता है तो वह उससे डर को क्या करेगा, कम करने में मदद करेगा। ठीक है, जल्दी परिणाम की बात करते हैं, इसमें कह सकते हो कि जल्दी बदलाव सीखते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि किसी को बार बार गुस्सा आता है तो धीरे यह थेरेपी क्या आता है, उसे जल्दी ही शांत रहना सिखा सकती है। ठीक है, व्यवहार सुधार की बात करें तो यह लोगों के बुरे व्यवहार को क्या करता है, अच्छे व्यवहार में बदलने की कोशिश करती है। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में शैतानी करता है तो यह उसे अच्छे व्यवहार सिखाने में क्या करता है, मदद करता है। दोष की बात करें, कमियां, तो भावनाओं पर कह सकते हो कि कम ध्यान देता है, यानी लेस फोकस ऑन इमोशंस। यह थेरेपी क्या करता है, तो इस थेरेपी बाहरी व्यवहार पर क्या करता है, ध्यान देता है, व्यक्ति के अंदर की भावनाओं पर क्या करता है, ये ज्यादा काम नहीं करता है। ठीक है, समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यह सिर्फ लक्षणों को ठीक करता है, जैसे कि डर को कम करना, लेकिन उस डर के पीछे की असली वजह पर यह काम नहीं करता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, कह सकते हो कि आपका गुड फायदे यानी व्यवहार चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, यह कमियों को बताता है, उसके जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। फिर बात करते हैं कि अस्थायी असर की, अस्थायी असर की, कभी कभी इसका असर सिर्फ कुछ समय तक रहता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस थेरेपी के बाद फिर से पुराने माहौल में जाता है तो फिर वो व्यक्ति वैसा ही क्या हो सकता है, बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति फिर से वैसा ही बन सकता है। अगला क्या है, मनोगात्मक चिकित्सा के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। क्या है मनोगात्मक चिकित्सा,
तो कह सकते हो कि मनोगात्मक चिकित्सा की कई अवस्थाएं होती है, इसमें से एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और समस्याओं के आधार पर क्या होता है, अलग अलग हो सकती है। और यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे निदान करना, ठीक है, असेसमेंट की बात करते हैं, निदान यानी सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो इस अवस्था में चिकित्सक यानी थेरेपिस्ट और मरीज पहली बार मिलते हैं। देखो पहली बार मिलते हैं, निदान की अगर बात पूछा जाए, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करो शॉर्ट्स में दे सकता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, चिकित्सक और मरीज पहली बार मिलते हैं। चिकित्सक मरीज की समस्याओं, लक्षण, क्या सिम्टम्स है, ठीक है, और उसके बीच की स्थिति को समझने की क्या करता है, कोशिश भी करता है। यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है कि जिसमें कह सकते हैं कि चिकित्सक मरीज की मनोवैज्ञानिक स्थिति की क्या करता है, जांच करने का काम करता है, और यह तय करता है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति सबसे अधिक क्या है, उपयुक्त है। और यह भी जांच करने की कोशिश करता है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति क्या है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है। स्थापना की अगर बात करें, स्टैब्लिशमेंट ऑफ थेरेपिस्ट कह सकते हो, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो ये क्या होता है, क्या बोला मैंने, स्टैब्लिशमेंट ऑफ थेरेपिस्ट कह सकते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो इस अवस्था में चिकित्सक और मरीज के बीच क्या होता है, एक विश्वसनीय संबंध यानी ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनता है। जानना इसमें क्या होता है, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनता है, मतलब इस तरीके से कि पेशेंट को यह लगता है कि ये जो चिकित्सक है वो चिकित्सक नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, पता है, एकदम रोल मॉडल बन जाता है वो चिकित्सक उसके लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि स्थापना यानी इस अवस्था में क्या होता है, चिकित्सक और मरीज के बीच एक विश्वसनीय संबंध बनता है। और वो इसलिए बनना जरूरी होता है ना, ताकि वो जो पेशेंट है वो पूरा का पूरा अपना जो भी फोकस्ड है या फिर जो भी उसके अंदर क्या एक्टिविटी चल रहा है वो उस डॉक्टर को बता सके। और जब तक डॉक्टर उसके तह तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। तो यह जरूरी होता है क्योंकि मरीज को अपनी भावनाएं और समस्याएं चिकित्सा के साथ खुलकर साझा करना होता है। वो अपने माँ बाप के सामने नहीं करेगा, लेकिन चिकित्सक के सामने क्या करेगा, खुल के कर देगा, ठीक है। यह विश्वास और कह सकते हो समझ का क्या होता है, निर्माण है, जो कह सकते हो कि चिकित्सा प्रक्रिया को क्या करता है, सफल बनाने का काम करता है। और यही क्या करता है, चिकित्सा प्रक्रिया को सफल बनाने का भी काम करता है। लक्ष्य निर्धारण की अगर बात करें तो यहाँ मरीज और चिकित्सक मिलकर लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं जिन्हें वे चिकित्सा के माध्यम से क्या करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। और यह लक्ष्य कह सकते हैं व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक समस्या कह सकते हो, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, तनाव को कम करता है, और कह सकते हो कि विशेष समस्या का भी क्या करता है, समाधान करने में ये कह सकते हो कि काम करता है। अगला बात करते हैं, हस्तक्षेप की बात करते हैं, ठीक है। तो इस अवस्था में चिकित्सक मरीज के साथ विभिन्न तकनीकों, पद्धतियों का उपयोग करता है ताकि मरीज की समस्याओं को क्या किया जा सके, हल किया जा सके। और यह पद्धति कह सकते हो कि मरीज की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मानववादी चिकित्सा यानी ह्यूमनिस्टिक्स थेरेपी, और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा यानी साइकोएनालिटिक थेरेपी की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्या है, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया की बात करते हैं, यानी इवोल्यूशन एंड फीडबैक की बात करते हैं। अब मूल्यांकन करते हैं कि किस तरीके से इसका समस्या का समाधान किया गया, क्या क्या कारगर रहा है इसमें। तो आइए फीडबैक देते हैं। तो चिकित्सक और मरीज मिलकर यह मूल्यांकन करते हैं कि चिकित्सा कितना सुधार हो, चिकित्सक से कितना सुधार हो रहा है। वे चिकित्सा की प्रगति यानी प्रोग्रेस की बात करें पर विचार करते हैं, और यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सा योजना में बदलाव करते हैं। मरीज की प्रतिक्रिया इस चरण में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाप्ति की बात करते हैं, यानी कह सकते हैं टर्मिनेशन की बात करते हैं, जब लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है या मरीज को लगता है कि वे अपने मुद्दों से क्या निपटने के लिए तैयार हैं, तो चिकित्सा को समाप्त किया जाता है। और इस अवस्था में चिकित्सक मरीज को आगे बढ़ने के लिए संसाधन और सुझाव प्रदान करते हैं, ठीक है, ताकि मरीज अपनी दैनिक जिंदगी में क्या कर सके, स्थिरता को बनाए रख सके। बात करते हैं अगला अनुवर्ती की बात करते हैं, यानी कुछ मामलों में चिकित्सक मरीज के साथ क्या होता है, अनुवर्ती बैठक निर्धारित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीज अपनी प्रगति को बनाए रखे रह रहा है, और यदि कोई नई समस्या उत्पन्न होता है तो उस समस्या का समाधान वो किस तरीके से करे। अगला है अभिवृत्ति की परिभाषा दीजिए। अगला क्या है कि अभिवृत्ति की क्या करे, परिभाषा दे। क्या है अभिवृत्ति, ठीक है, अभिवृत्ति की परिभाषा दे, और क्या है आपका अभिवृत्ति, ठीक है। तो अभिवृत्ति क्या है, तो अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक लड़का था ना, एटीट्यूड बॉय करके आता था, ठीक है। हाँ, तो कहे सर मेरे नाम का ही यहाँ पर क्या है, पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। तो अभिवृत्ति की बात करते हैं। तो अभिवृत्ति देखा जाता है कि मानसिक स्थिति होती है। अभिवृत्ति की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि एक मानसिक स्थिति होती है, और इसमें देखा जाता है जो कि किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या घटना विचार के प्रति क्या करता है, हमारी सोच और भावनाओं और व्यवहारों क्या करता है, दर्शाने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है, अभिवृत्ति की बात करें, क्योंकि यह हमारे कह सकते हो कि निर्णयों और प्रक्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित तरीके से संबोधित करता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो अभिवृत्ति देखा जाए एक मानसिक स्थिति है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, अभिवृत्ति क्या है, मानसिक स्थिति है, ऑब्जेक्टिव मेंशन कर लेना।
आपका शॉर्ट्स में पूछेगा व्हाट इज एटीट्यूड, अभिवृत्ति क्या है, तो सीधा कहना है मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति की वस्तु, घटना या विचार के प्रति हमारी सोच और भावनाओं को, व्यवहार को प्रदर्शित करता है, ये अभिवृत्ति होता है। इसको 3 प्रकार में बांटा गया, संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक और व्यवहारात्मक घटक। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अभिवृत्ति को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया, 3 प्रकार में। हो सकता है वो 3 प्रकार देते, तो क्या कहोगे, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट्स और क्या कहोगे, बिहेवियर कंपोनेंट्स। तो क्या होता है संज्ञानात्मक घटक, यह हमारे विचारों और धारणाओं से संबंधित होता है। तो सीधा ये भी दे देगा ऑब्जेक्टिव में, संज्ञानात्मक घटक में कौन से चरण होते हैं, तो विचारों और धारणाओं से संबंधित होता है। यह हमें किसी चीज के बारे में जानकारी या विश्वास प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए फायदेमंद है, तो यह हमारा संज्ञानात्मक घटक है। अगर हम मानते हैं कि पढ़ाई हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, तो ये क्या है, हमारा संज्ञानात्मक घटक है। भावनात्मक घटक क्या है, यह किसी चीज के प्रति क्या करता है, हमारी भावनाओं और अनुभवों से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति से सकारात्मक भावना होती है, तो यह हमारे भावनात्मक घटक का क्या है, हिस्सा कहलाता है। अब अगला क्या है, भावनात्मक घटक की बात करते हैं, तो यह किसी चीज के प्रति क्या है, हमारे व्यवहार को दर्शाता है। ठीक है, अगर हम किसी चीज के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, तो यह हम उसे करने की ओर क्या होती है, झुकाव रखते हैं। वैसा क्वेश्चन क्या है कि अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया और इसके प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, क्या होता है। अभिवृत्ति की बात करता है, अभिवृत्ति निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। अभिवृत्ति निर्माण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जो कई फैक्टर्स के से क्या होते हैं, प्रभावित होती हैं। यह प्रक्रिया हमारे कह सकते हो कि व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर क्या होता है, आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तिगत अनुभव की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे जीवन के अनुभव हमारी अभिवृत्ति को बहुत प्रभावित करता है। हमारा जो जीवन का अनुभव है वो हमारे अभिवृत्ति क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अगर हमारा किसी चीज के साथ कह सकते हैं सकारात्मक अनुभव रहा है, तो हमारी अभिवृत्ति भी क्या होती है, सकारात्मक होती है, और नकारात्मक अनुभव के साथ क्या रहता है, नकारात्मक होता है। ठीक है, सामाजिक कारण की अगर बात करें, तो हमारा परिवार, दोस्त और समाज कह सकते हो कि हमारी सोच को आकार देता है। हम अपने आसपास के लोगों से बहुत ही कुछ सीखते हैं, जैसे कि देखते हैं मीडिया विज्ञापन, ठीक है, जैसे टीवी, सोशल मीडिया और विज्ञापन भी हमारी सोच और अभिवृत्ति को प्रभावित करता है। टीवी आज कह रहा है बादाम खाने से ये फायदा होता है, ये होता है, इसको खाने से ये नुकसान होता है, तो हम उसी चीज को क्या करते हैं, खाते हैं और उसी चीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये संदेश देता है, तो हमारी सोच का हिस्सा ये बन जाता है। सोशल मीडिया वगैरह देखो, फेसबुक पर जो दिखा देगा, जो लिखा हुआ रहेगा वही आप उसमें जाकर कमेंटबाजी करते हो, सभी लोग देखते हो, बिजी हो जाते हो वहीं पर। संस्कृति की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो हमारी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक मानदंड भी क्या है, हमारी अभिवृत्ति के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे विभिन्न संस्कृतियों में लोगों की अभिवृत्तियां अलग अलग हो सकती हैं। शिक्षा की बात अगर करते हैं, तो शिक्षा से हमें नए विचार और ज्ञान मिलता है, जिससे हमारी अभिवृत्ति क्या हो सकती है, विकसित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक संज्ञान पर प्रकाश डालें। क्या है सामाजिक संज्ञान, ठीक है, तो सामाजिक संज्ञान की बात का मतलब होता है कि हम अपने सामाजिक परिवेश को कैसे समझते हैं, ठीक है, सोचते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। यह उन मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है जिनके माध्यम से हम दूसरों के व्यवहार को क्या करते हैं, समझते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक संज्ञान में कह सकते हैं कि निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। जैसे धारणा की बात करें, परसेप्शंस की बात करते हैं। जैसे हम लोग किसकी बात करते हैं, परसेप्शंस की बात करते हैं, तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, वह हमारी धारणा पर आधारित होता है। हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, वह हमारी धारणा पर, यानी वो हमारी सोच पर आधारित होता है, हमारे विचारों पर आधारित होता है। ठीक है, यह कह सकते हैं कि परसेप्शन से हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग कैसे और वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस को सुनना है, समझना है और पढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, सुनना है, समझना है और पढ़ते हुए क्या करना है बाबू, कल्टी हो लेना है, वहां से निकल लेना है। वे किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। अगला व्याख्या की बात करते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशंस की बात करते हैं। तो जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं, तो हम उसका विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमें नहीं देखता है, तो हम सोच सकते हैं कि वह हमें पसंद नहीं करता है, जबकि असल में क्या होता है, वह व्यस्त होता है। जबकि रियल लाइफ में देखा जाए तो वो क्या होता है, वो बिजी रहता है। याददाश्त की अगर बात करते हैं, हमारे पास पहले से उपलब्ध जानकारी और अनुभव भी क्या होता है, हमारी सामाजिक धारणाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे अगर हमने किसी को पहले गलत व्यवहार करते देखा, तो हम उसे उसी तरह से देखना जारी करते हैं। ठीक है, अब बात करें पूर्वाग्रह और रूढ़ि सोच के बीच में क्या अंतर है। पूर्वाग्रह से क्वेश्चन अंधा, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट्स पूछेगा। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में गलत अवधारणा बना लेना।
अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत अवधारणा बना लेते हो जबकि वो व्यक्ति वैसा है भी नहीं, तो आप पूर्वाग्रह का शिकार हो। ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या पूर्वाग्रह जन्मजात होता है, तो कहोगे नहीं, ये समाज की देन होता है, जन्मजात नहीं होता है। रूढ़िवाद क्या होता है, तो रूढ़िवाद कह सकते हो छोटी सोच, नीच सोच, पुराने सोच, ये नकारात्मक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये नकारात्मक होता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है, उसी के बारे में क्या किया गया है, पूरा अंतर बताया गया। अगला बात करते हैं अभिवृत्ति परिवर्तन संबंधी हाइडर के संतुलन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या की, आलोचनात्मक व्याख्या की बात करते हैं। हाइडर का संतुलित सिद्धांत ये पूछा ही जाएगा। यह बताता है कि लोग अपने संबंधों और विचारों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अगर उनके विचारों, भावनाओं और संबंधों में असंतुलन होता है तो वे असहज महसूस करते हैं और इस असंतुलन को दूर करने की वो क्या करते हैं, कोशिशें भी करते हैं। जैसे मुख्य बिंदु में देखा जाए तो इस सिद्धांत में 3 तत्व बताया गया, व्यक्ति, अन्य व्यक्ति और कह सकते हो वस्तु और विचार। हाइडर के सिद्धांत में क्या 3 तत्व बताया गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो क्या है, व्यक्ति, अन्य व्यक्ति और वस्तु या विचार की बात करते हैं। अगर इनमें से किसी दो के बीच असहमति होती है तो असंतुलन उत्पन्न हो जाती है। अगर इनमें से किसी दो के बीच में असहमति उत्पन्न होती है तो असंतुलन उत्पन्न है, यानी व्यक्ति के बीच में असहमति है, अन्य व्यक्ति के बीच में या वस्तु और विचार में। इसे संतुलित करने के लिए व्यक्ति अपने विचारों या संबंधों को क्या करता है, बदलता है। और इसे संतुलित करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को बदलता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति ए किसी विचार बी से सहमत है, अगर कोई व्यक्ति ए किसी विचार बी से सहमत है और उसका दोस्त सी इस विचार से असहमत है तो यह असंतुलन उत्पन्न करता है। तो ये क्या करेगा, ये कह सकते हो कि असंतुलन को उत्पन्न करेगा ही करेगा। इसे ठीक करने के लिए व्यक्ति या तो अपने दोस्त की राय मान लेगा या उस विचार को दूरी बना लेगा। या तो व्यक्ति कह सकते हो अपने दोस्त की राय मान लेगा या कह सकते हो कि उस विचार से दूरी बना लेगा। आलोचना की अगर बात करें तो यह सिद्धांत सरल है और हर स्थिति में लागू नहीं होता है। अगर बात किया जाए तो यह सिद्धांत क्या है, सरल है और हर तरह की स्थिति में लागू नहीं होता है। कई बार लोग असंतुलन के बावजूद अपने विचार नहीं बदलते हैं। ठीक है, इसमें यह नहीं बताया गया है कि लोग असंतुलन को कैसे रहते हैं, ठीक है, कैसे सहते हैं और कैसे उसे टालते हैं। लोग हर बार संतुलन और स्थापित करने के लिए अपने विचारों नहीं बदल सकते हैं। फिर क्या है, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोग कई बार अपनी भावनाओं या कह सकते हो सामाजिक दबाव के कारण असंतुलन को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उससे कह सकते हो कि बनाए रखने का काम करते हैं। फिर अगला क्या, पूर्वाग्रह है, ठीक है, या पूर्वधारणा क्या है। तो पूर्वाग्रह या पूर्वधारणा क्या है, तो पूर्वधारणा देखो, पूर्वाग्रह का मतलब होता है निगेटिव विचार थिंकिंग कर लेना और पूर्वधारणा का मतलब अपनी सोच को ऐसे नहीं कि निगेटिव बना लिया, अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेना। अंधभक्त का नाम सुने हो, उसी को कहते हैं क्या, पूर्वधारणा कहते हैं। अगर आप अंधभक्त हो, ठीक है, आपका धारणा बन गया ये अच्छा है तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं पूर्वाधारणा। कह सकते हो कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, लेकिन सिर्फ निगेटिव अगर बनता है किसी व्यक्ति के बारे में तो वो पूर्वाग्रह होता है। तो यहाँ वही बोला गया, रूढ़िवादी सोच के बारे में बोला गया है। ठीक है, अज्ञानता, कई बार लोग बिना किसी वास्तविक जानकारी या अनुभव के ही किसी व्यक्ति या समूह के बारे में नकारात्मक धारणा बता देते हैं और इससे क्या होता है, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता दोनों उत्पन्न होता है। वही चीज यहाँ बताया गया। ठीक है, यहाँ पर फिर दिया है अनुभव और भय के बारे में बताया गया कि कभी कभी अगर हमारा किसी विशेष समूह या व्यक्ति के साथ कोई नकारात्मक अनुभव होता है तो हम सभी के बारे में क्या वैसे ही धारणा बना लेते हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव का क्या है, सामान्यीकरण होता है। मीडिया और अफवाहों की बात भी देखे होंगे, मीडिया पे कई सारे अफवाहें उड़ती हैं, तो ये उसी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे पूर्व धारणा, इसके कारणों का वर्णन किया। तो पूर्वाग्रह लिख लेना, रूढ़िवादिता जो ऊपर बताए थे। और पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के कारण क्या होता है, अज्ञानता होता है। कई बार लोग बिना किसी वास्तविक जानकारी के ही क्या करते हैं, किसी अनुभव, ठीक है, बिना किसी अनुभव के ही क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में नकारात्मक चीजें बना लेते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की अगर बात करते हैं तो हमारा परिवार, समाज और संस्कृति हमें कई तरह से क्या कहते धारणाएं देती हैं कि अगर हम ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं जहाँ किसी विशेष समूह या जाति के बारे में नकारात्मक बातें की जाती हैं तो हमारे मन में भी उसके प्रति क्या होता है, पूर्वाग्रह हो जाता है। जैसे हम किसी धर्म के बारे में हमेशा नकारात्मक ही सुन रहे हैं बचपन से, तो हमारा माइंड ऑलरेडी सेट हो जाएगा ना कि हाँ ये धर्म ऐसा ही होता होगा। मीडिया के बारे में बात की, मीडिया अफवाह, तो कुछ काम तो मीडिया अफवाह कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया में भी कभी कभी गलत जानकारी फैलाई जाती है जिससे लोगों के बीच में क्या होता है, पूर्वधारणा पैदा हो जाता है और फेक न्यूज और अफवाहें भी पूर्वाग्रह को क्या करता है, जन्म देता है। अब ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव पूछा, ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट्स में आता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्टिव में और शॉर्ट में, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ को क्या करना है, माइंड में सेट रखना है। कह रहा है कि अनुरूपता, अनुपालन और आज्ञापालन। क्या अनुरूपता, जैसे हम अभी जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं अभी उसी तरीके से पढ़ा रहे हो तो अनुरूपता हो जाएगा। फिर क्या है, अनुपालन करना, कोई नियम बनाया गया है, मौलिक नियम बनाया गया है, अब उसको लेकर चलते हो तो वो अनुपालन कहलाता है। जैसे रेड लाइट जल गया ट्रैफिक का तो आप रुक गए, ग्रीन जला आप चल दिए, वो अनुपालन कहलाएगा। आज्ञा पालन, कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा अधिकारी आपको आदेश दे रहा है, आप उसको मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, जैसे टीचर ने आदेश दिया तो ये क्या कहलाएगा, आपका आज्ञा पालन कहलाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ था सेंटर एग्जाम में, टीचर जब आदेश देता है किसी विद्यार्थी को ये काम कर गला तो क्या होता है, वो आज्ञा का पालन होता है। वो अनुरूपता में तो आएगा नहीं, हूबहू ऐसा तो कर नहीं रहा है, वो अनुपालन में तो आएगा नहीं, कोई नियम तो बना नहीं है कि ये टीचर का बात मान ही ले, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आज्ञा पालन। तो ये यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया। अनुरूपता, कंफर्मिटी, यह तब होता है जब व्यक्ति अपने आसपास के लोगों या समूह का व्यवहार देखकर सोचता समझता है, उसको अपनाने लगता है। जैसे एक बच्चा क्या होता है, बच्चा अनुरूपता को ज़्यादा अपनाता है। फॉर एग्जांपल, यदि सभी लोग एक विशेष फैशन पहन रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति, अब जैसे यहाँ पे क्या हम जैकेट पहने, टी शर्ट पहने, नीचे क्या है, नीचे हम लोअर पहने हुए हैं, अगर सारे लोग ऐसे पहनने लगेंगे तो जो नया बच्चा आएगा वो भी क्या करेगा, वो भी ऐसे ही कपड़ा पहनना शुरू कर देगा। अनुपालन क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या होता है, किसी व्यक्ति समूह या इच्छाओं के अनुसार अपने व्यवहार को बदलता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ करने की प्रार्थना करता है तो वो अपने आप पे कर देता है, ठीक है, भले ही वह व्यक्ति आसपास अनजानी क्यों ना हो। आज्ञा पालन, इसमें क्या होता है, व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति के आदेश का पालन करता है। जैसे कि यदि कोई सैनिक अपने पदाधिकारी का आदेश का पालन करता है तो वह आज्ञा का पालन कहलाता है। अब है द्वंद्व और कुंठा का प्रतिबल के स्रोत के रूप में वर्णन कीजिए। द्वंद्व क्या होता है, द्वंद्व को कहते हैं कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कुंठा को क्या करते हैं, तो कुंठा को हम लोग फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपको आके कोई धकेलते परेशान करे तो आप क्या हो जाओगे, कुंठित हो जाओगे। लेकिन वही कुंठा जब पिक लेवल पकड़ लेता है ना, बार बार जब कोई कुंठा को जन्म देने लगता है तो वो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, दो तमाचा वो खींच दिया, दो तमाचा तुम खींच दिए, तो वो क्या होता है, झगड़े में बदल जाता है। तो जब कुंठा प्रो लेवल पर चलाता है, पिक लेवल पर चलाता है, तो वो क्या होता है, द्वंद्व का रूप लेता है, जिसको हम लोग कन्फ्लिक्ट कहते हैं। द्वंद्व का मतलब दो लोगों के बीच की लड़ाई, और कुंठा का मतलब होता है जब आपके काम में कोई रुकावट करना शुरू कर दे तो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से द्वंद्व होता है। तो द्वंद्व की बात करें, द्वंद्व तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के विचारों और लक्ष्यों या दृष्टिकोण में मतभेद देखते हैं। जैसे विभिन्नता है, जब व्यक्ति के बीच में अलग अलग सोच की मान्यताएं आएगी तो वहाँ द्वंद्व होगा। संसाधनों की कमी, जब एक ही व्यक्ति, जब क्या देखा जाए एक ही संसाधन जैसे पैसा, समय, सामग्री के लिए दो समूह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, तब वहाँ पर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वार्थ की अगर बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे व्यक्ति के लक्ष्य से टकराना हुआ तो वो भी द्वंद्व कहलाएगा। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, यानी इसमें कह सकते हैं कि कुंठा तब होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे देखा जाए अवशोषण, जब व्यक्ति की मेहनत का फल नहीं मिलता है तो वह क्या होता है, कुंठित हो जाता है। विपरीत परिस्थितियाँ, असफलता, ठीक है, अपमान और निराशा की स्थिति कुंठा पैदा कर देती है। लक्ष्य में बाध्यता, जब कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को हासिल करने में रुकावटें होती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कुंठा कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि प्राथमिक और गौड़ समूह क्या है। यहाँ प्राथमिक यानी प्राइमरी और गौड़ का मतलब हो गया सेकेंडरी समूह हो गया, ठीक है। गौड़ को क्या कहता है, सेकेंडरी भी कहते हैं, द्वितीयक समूह भी कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना। प्राथमिक समूह की बात करें, ये समूह ऐसे होते हैं जिससे व्यक्तिगत और घनिष्ठता संबंध होती है। जैसे परिवार की बात करते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा कि प्राथमिक समूह का हिस्सा कौन होता है, तो परिवार होता है। द्वितीयक समूह का हिस्सा कौन होता है, जहाँ पे भीड़ भड़ाके ज़्यादा होता है, जैसे कॉलेज वगैरह हो गया, ऑफिस वगैरह यानी कार्यालय वगैरह हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब द्वितीयक होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो यहाँ पर क्या है, तो निजी संबंध यानी परिवार और करीबी दोस्त इस श्रेणी में आते हैं। जैसे बेस्ट फ्रेंड हो गया, परिवार हो गया। यहाँ रिश्ते गहरे और भावनात्मक होते हैं। भावनात्मक समर्थन यानी सदस्य एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं और कठिनाइयों में सहयोग करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विकास की अगर बात करें तो प्राथमिक समूह में सदस्य एक दूसरे के विचारों, मूल्यों को साझा करते हैं जिससे कि संस्कृति की पहचान होती है। अब गौड़ समूह की बात करते हैं, इसको सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं या द्वितीयक समूह कहते हैं। ये समूह ऐसे होते हैं जिनमें कह सकते हो कि औपचारिक और कार्यपरक संबंध होते हैं। ये समूह ऐसे होते हैं जिनमें कह सकते हो कि औपचारिक और कार्यपरक संबंध होते हैं। औपचारिक समझ जैसे कार्यस्थल या फिर कह सकते हो कि पेशेवर संघ जैसे समूहों से संबंध अधिक औपचारिक होते हैं। लक्ष्य आधारित की बात करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष लक्ष्यों को हासिल करना होता है, जैसे कि परियोजना का क्या करना, पूरा होना। संक्षिप्त संपर्क की अगर बात करें तो सदस्य एक दूसरे के साथ सीमित समय के लिए क्या होते, जुड़े रहते हैं और व्यक्तिगत संबंध क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है। दूरदर्शन से मानव व्यवहार पर होने वाले प्रभाव को बताइए क्या होते हैं। भैया दूरदर्शन यानी ये व्यक्ति के बचपना की बात कर रहा है, यानी जब व्यक्ति
व्यक्ति क्या, हम बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट देखते हैं कि बच्चे जब टीवी देखना शुरू करते हैं तो बच्चे क्या होते हैं कि जो सोशल मीडिया यानी जो टीवी पे दिखाया जा रहा है बच्चे उसी चीज़ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। या फिर व्यक्ति भी तो उसी चीज़ को क्या करता है, ग्रहण करता है। अगर व्यक्ति या बच्चा ज़्यादा समय तक टीवी पर जुड़ा रह जाता है तो वो क्या होता है, वो उसका आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, और उससे यही लगता है कि ये जो जो बात बोल रहा है वो सारा का सारा बात क्या ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ कंट्रोल भी करना चाहिए। तो दूरदर्शन जो पहले चैनल आता था, इकलौता चैनल था भारत का दूरदर्शन, बाद बाकी डिश टीवी वगैरह तो बाद में ना आ गया, अब नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया। कभी नहीं किसी को लगा था कि ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये सब चीज़ें बदल दिए जाएंगे, ठीक है, कभी भी नहीं लगा था कि ये सब चीज़ें बदल दिए जाएंगे। तो दूरदर्शन से मानव व्यवहार पर होने वाले प्रभाव की बात करें तो दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो मानव व्यवहार को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो जानकारी और शिक्षा, दूरदर्शन के माध्यम से लोग विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करते हैं जैसे कि विज्ञान, इतिहास और सामाजिक मुद्दे। मनोरंजन और प्रेरणा की बात करते हैं, प्रेरणादायक कहानियां और कार्यक्रम लोगों को क्या करता है, सकारात्मक सोचने के लिए क्या करता है, प्रेरित भी करता है। सामाजिक जागरूकता की बात करें तो सामाजिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम जैसे कि स्वच्छता अभियान या फिर कह सकते हो कि बालिका शिक्षा लोगों को क्या करता है, जागरूक बनाने का भी काम करता है। अगला क्या है, नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो पढ़ाई में बाधा, बच्चे अधिक समय तक टीवी देखने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। आक्रामकता, हिंसक कह सकते हो कि कार्यक्रम या दृश्य देखकर बच्चे और युवाओं में क्या होती है, आक्रामकता बढ़ जाती है। अब वास्तविकता सोच, टीवी पर दिखाई गई कहानियों को लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश करते हैं जो कि व्यवहारिक नहीं होता है। यानी अगर वो गलत चीज़ें दिखा रहा है तो आप गलत ही सीखोगे, अच्छा चीज़ें दिखा रहा है तो अच्छा ही होगा। यानी टीवी में दिखाने वाली चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं लाना चाहिए, वो व्यवहारिक नहीं, वो मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, वो नुकसानदायक हो सकता है। अगला क्या, निर्धनता या गरीबों के उपचार की बात करें, निर्धनता क्या होता है, जिसके पास खाने पीने के लिए भी पैसा ना हो उसे निर्धनता हम लोग कहते हैं। तो कह सकते हो गरीबों की स्थिति सुधारने और निर्धनता को खत्म करने के लिए क्या तो निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे रोजगार के अवसर बढ़ाना, सरकार को रोजगार देने वाली कह सकते हो योजनाओं जैसे मनरेगा का विस्तार करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा सुलभ बनाना, गरीब बच्चों के लिए कह सकते हो मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति योजनाएं क्या होता है, उपलब्ध करानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो गरीबों को मुफ्त या फिर कह सकते हो कि सस्ती स्वास्थ्य सुविधा भी क्या करनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार और योजनाओं का कह सकते हो क्रियान्वयन की बात करते हो तो गरीबों तक योजनाओं का सही लाभ पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म कर देना चाहिए। इतना सारा फंक्शन इसमें बताया जाता है। तो ये होता है, क्या होता है, निर्धनता की बात करें, निर्धनता को कैसे कंट्रोल करने की बात करते हैं। अगला है मानव व्यवहार पर वायु प्रदूषण के प्रभाव। पता ही होगा कि वायु प्रदूषण से क्या होता है, आपका मस्तिष्क, मन, सभी चीज चिड़चिड़े हो सकते हैं। भैया अपने से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। कई तरह की मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं और शारीरिक बीमारी भी हो सकता है। तो कह सकते हो कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और व्यवहार दोनों पर क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे कि पहला शारीरिक प्रभाव करेगा, तो शारीरिक प्रभाव क्या करेगा, तो सांस की बीमारियां जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े की समस्या हो जाएगा। दिल की बीमारियां जैसे वायु प्रदूषण से हृदय की कार्य क्षमता भी क्या होता है, प्रभावित होता है, फेफड़े में भी प्रॉब्लम होते हैं। बच्चों पर प्रभाव यानी बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी क्या होता है, धीमा हो जाता है। मानसिक प्रभाव की अगर बात करें तो तनाव और चिड़चिड़ापन दिखेगा। प्रदूषित हवा में रहने से व्यक्ति चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त हो जाता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, यानी वायु प्रदूषण के कारण मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो प्रदूषण से कह सकते हैं प्रभावित क्षेत्रों में लोग असहज और अशांत महसूस करते हैं, जिससे सामाजिक संबंध भी क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। 33 क्वेश्चन क्या है कि परामर्श से आप क्या समझते हैं। एक प्रभावी परामर्शदाता की विशेषताओं का वर्णन करें। तो परामर्श यानी काउंसलिंग की बात करते हैं। देखो परामर्श क्या होता है, आपको जब भी कोई समस्या होता है तो आप किसके पास जाते हो, परामर्शदाता के पास जाते हो, जो आपको परामर्श देता है, काउंसलिंग करता है और आपकी समस्या के जड़ तक पहुंचता है और उसको क्या करता है, समाधान करता है। या फिर आपके अंदर हो रहे निगेटिव उथल पुथल को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, उसे सही करने का काम करता है, ठीक है। तो कह सकते हो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परामर्शदाता किसी व्यक्ति की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने में मदद करता है, जिससे कि भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक समस्या का क्या होता है, समाधान शामिल हो जाता है इसमें। परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना होता है ताकि आप अच्छे से काम कर सको और उसकी सोच को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कोशिश करता है। एक प्रभावी परामर्शदाता की विशेषता क्या होता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है आपसे।
ये भी क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट्स में। एक प्रभावी परामर्शदाता कैसा होता है, या फिर एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक के लक्षण क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कह सकते हो कि एक प्रभावी परामर्शदाता की विशेषता की बात करते हैं, इसमें सहानुभूति यानी एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं और स्थितियों को समझने की क्षमता होती है, ठीक है। अच्छा श्रोता की बात करें, ध्यानपूर्वक और बिना जजमेंट के सुनने की योग्यता होती है। गोपनीयता की बात करें यानी कह सकते हो कि व्यक्ति की जानकारी को गुप्त रखता है, सिक्योर रखता है। संचार कौशल की बात करें तो अपनी बातों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाता है, समझाना। धैर्य की बात करें तो कह सकते हो कि व्यक्ति की समस्या को बिना जल्दबाजी के क्या करता है, सुलझाने की कोशिश करता है, ठीक है। बात करते हैं, सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी क्षमताएं आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स में पूछा गया है कि विश्लेषणात्मक सोच, समस्याओं का सही विश्लेषण करना, ठीक है। प्रेक्षण कौशल की बात करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार और हाव भाव को क्या करना, बारीकी से समझने की कोशिश करता है। संचार कौशल देखा जाए तो अपनी बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करना, संचार यानी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बातचीत के माध्यम से। सहानुभूति की बात करें, दूसरों की भावनाओं को समझना हो गया, ठीक है, एम्पैथी। अनुकूलन क्षमता की बात करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में खुद को क्या करना, ढालने की कोशिश करना। धैर्य की बात करें, लंबे समय तक समस्याओं पर काम का धैर्य। और गोपनीयता की पालन की बात करते हैं तो व्यक्ति की बातों को, जानकारी क्या करना, गुप्त रखना, अरे वही जो ऊपर अभी पढ़ा है। और अध्ययन और शोध की बात करें तो नई चीज़ें सीखने और उनके आधार पर कह सकते हो कि क्या करना, समाधान देना, ठीक है। हम 2 बार 35 लिख दिए हैं, क्या लगता है हम 2 बार 35 लिख दिए ना, हमें भी लग रहा है कि 2 बार। देखो यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से। यहाँ से तो अंधाधुन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया को 3 प्रमुख चरणों में डिवाइड करते हैं लोग। पहला प्राथमिक चरण यानी इनिशियल फेज, इसमें साक्षात्कार की शुरुआत होती है। इस चरण में परामर्शदाता उम्मीदवार से, देखो साक्षात्कार 2 लोग के बीच में होता है, आमने सामने, बिना 2 लोग के साक्षात्कार होगा नहीं। तो इसे परामर्शदाता यानी मैं हो गया, और सामने क्या हो गया, जिस उम्मीदवार है उससे हम क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट की बात करते हैं, इंटरव्यूअर की बात करते हैं। तो परिचय कराता है और अनुकूल सहज वातावरण देता है, यानी पहला चरण जो होता है वो आपको कंफर्ट फील कराएगा। दूसरा चरण जो मुख्य चरण की बात करते हैं तो यह चरण क्या था, साक्षात्कार की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इसमें जानकारी प्राप्त करना होता है। तो पूछता है कि किस प्रक्रिया में जानकारी प्राप्त करने की बात करता है, मुख्य चरण होता है। तो दूसरा चरण मुख्य चरण होता है। समापन चरण में क्या था, साक्षात्कार के अंत में कह सकते हो कि उम्मीदवार को धन्यवाद दिया जाता है और आगे की प्रक्रिया और आगे चरण वाली जानकारी दी जाती है। यह तीनों चरण साक्षात्कार को क्या करता है, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो यही है वो लॉन्ग क्वेश्चंस जहां से आपको सारे क्वेश्चंस लगभग 90% टकराने वाले हैं। तो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं बच्चों, वो इसको जरूर पढ़ ले और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। बहुत ही वीवीआईपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है आप लोगों का। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना है, और आप सभी को मेरे तरफ से, मुकेश सर की तरफ से, एक तनु क्लासेस परिवार की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। फोड़ का ना एग्जाम में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए एग्जाम में तो सीधा समझना है कि क्या है, यहाँ पर हम अपनी मानसिक स्थिति का प्रयोग करने वाले हैं और दूसरे व्यक्ति क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है, पूर्वाग्रह क्या होता है, ठीक है, मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसी सबको बना करके क्या करना, क्वेश्चन को वहाँ पड़ोस देना है। अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मनोविज्ञान इतना पढ़ा है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी मानसिक स्थिति, अपने संस्कृति को, अपने क्वालिटी को ही क्या करना है, वहाँ पे बिखेर देना है। ना समझ में क्या करना है तो यही बिखेर देना है, ठीक है। दूसरों की जिंदगी में क्या किया हो, कितना कचरा किया हो, ये भी बिखेर देना है, नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्यक्ति को समझ कर ही लिखना क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। तो कुछ ना समझ में आए तो व्यक्ति की कहानी को लिख देना, व्यक्तित्व के समझ को लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका ही मैंने बता दिया आपको। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉल।